सब लोग एपिसोड की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मैं इस फर्स्ट एपिसोड को एक सैंपल पीस के तौर पर अपलोड करने वाला हूं। आप लोग इस एपिसोड को देखने के बाद कमेंट करके बता दीजिएगा किसी दूसरे चैनल वाले ने इसको एक्सप्लेन तो नहीं किया हुआ, क्योंकि जो भी सीरीज स्टार्ट करो वो पहले से किसी ने एक्सप्लेन की होती है। तो एपिसोड को देखने के बाद कमेंट करके बता दीजिएगा कि किसी ने पहले से एक्सप्लेन तो नहीं की हुई। अगर ये पहले से एक्सप्लेन होगी तो मैं इसको यहीं पर छोड़ दूंगा। अगर ये पहले से एक्सप्लेन नहीं होगी तो मैं इसकी बाकी की सारी एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए फिर फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। आई होप आप सब लोग इसको काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक घर का सीन दिखाया जाता है और काफी प्यारा सा सीन दिखाया जाता है। एक लड़की अपने घर में अपने किचन में खाना पका रही होती है। खाना पका लेने के बाद वो लड़की एक रूम की तरफ जाती है। उस रूम के अंदर एक लड़का सो रहा होता है जो कि बहुत ही यंग सा लड़का है। वो उसे जगाती है और कहती है, डैड जल्दी से उठ जाओ, काफी देर हो चुकी है, अगर तुम जल्दी से नहीं उठोगे तो तुम बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे। वो बार बार उसे डैड कहकर पुकारती है। जब डैड की आवाज उस लड़के के कान में पड़ती है तो वो जल्दी से अपनी आंखें खोल लेता है, क्योंकि इस लड़के की शादी नहीं हुई अभी तक और ये लड़का बहुत ज्यादा यंग है इतनी बड़ी बेटी के लिए। तो जनाब ये है हमारा हीरो, जिसका नाम है ली डोजुन, जो कि डैड का लफ्ज सुनने के बाद उठकर अपने बिस्तर में बैठ गया है। फिर वो उस लड़की की तरफ देखता है जो कि उसकी बेटी है, जिसका नाम यूनही है। यूनही उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है और उसे कहती है, डैड चलो जल्दी करो, नाश्ता तैयार है, आकर नाश्ता कर लो। और यहीं पर ली हमें अपने बारे में बताता है कैसे उसे यह लड़की मिली जो कि अब उसकी बेटी है। वो कहता है 2 महीने पहले उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ये लड़की उसकी कॉन्ट्रैक्ट की हुई बेटी है। और यहीं पर हमारी स्टोरी का ऑफिशियल स्टार्ट होता है। 10 साल पहले की बात बताई जाती है कि 10 साल पहले हमारी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। हर जगह पर डंजन्स के गेट ओपन होना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पर डंजन्स के गेट को रिफ्ट कहा जाता है, लेकिन मैं इनको डंजन और पोर्टल ही कहूंगा कि आप सब लोग डंजन और पोर्टल के लफ्ज से काफी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो जब पहला पोर्टल ओपन हुआ था वहाँ पर जो लोग थे वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जबकि उस पोर्टल के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है। स्टोरी बताने वाला कहता है कि उस डंजन के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकले, जबकि इंसान उन मॉन्स्टर्स का सामना करने के लायक नहीं थे, क्योंकि वो इंसान बहुत ज्यादा वीक हैं और वो मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पर डंजन्स के गेट ओपन होना स्टार्ट हुए, वहीं पर कुछ बहुत सारे सुपर पावर वाले ह्यूमंस नमूदार हुए। हमारी दुनिया के बहुत सारे इंसान थे, हर एज के और हर जेंडर के लोग थे, उनके अंदर सुपर पावर्स जागना शुरू हो गई। हम उनको अवेकन्स या फिर हंटर्स कहते हैं। वो सारे हंटर्स ने इन डंजन्स के अंदर जाना स्टार्ट किया और मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उन सारे हंटर्स के पास सुपर पावर्स थी। न सिर्फ उनके पास सुपर पावर्स थी, बल्कि उनके पास विंडोज ओपन होती थी, सिस्टम वाली विंडोज जैसी कि गेम्स में होती हैं। इसके अंदर वो सारे के सारे हंटर्स अपने फिजिकल स्टैट्स और अपने सारे स्किल्स के बारे में देख सकते थे कि उनके पास कौन कौन से स्किल्स मौजूद हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन हंटर्स ने अपने गिल्ड्स बनाना स्टार्ट किया और उसके बाद ये लोग टीम्स की शक्ल में इन डंजन्स के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया। ये लोग प्रोफेशनल हंटर्स बन गए और यहीं पर हमारे हीरो ली डोजुन को दिखाते हैं, क्योंकि बैठा स्टडी कर रहा होता है। ली डोजुन की बॉडी के अंदर कोई भी स्पेशल पावर नहीं जागती, वो बिल्कुल यूजलेस होता है, इसीलिए वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करता है। मिलिट्री की स्टडीज को खत्म करने के बाद उसने हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन हंटर एसोसिएशन की मैनेजमेंट टीम को ज्वाइन करने के बाद भी ली बिल्कुल एक बेकार सा लड़का था। उसके कोई भी काम नहीं होता था। उसके बॉस उसके ऊपर चिल्लाते रहते थे, तुम अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हो और तुम कोई भी काम के नहीं हो, कोई भी काम ढंग से नहीं करते। और इसके अलावा ली को एक और बीमारी थी, वो हकलाकर बोला करता था। ली ने वहाँ पर बड़ी मुश्किल के साथ अपना पूरा 1 साल निकाला और साल के बाद उसके बॉस ने उसे एक टास्क दिया। पहली बार वो एक प्रोफेशनल काम के लिए बाहर जा रहा था। ये अपनी प्रैक्टिकल असाइनमेंट को पूरा करने के लिए उस तरफ जा रहा होता है। वो रास्ते में पैदल ही चल रहा होता है। उसने गैंगडोंग डिस्ट्रिक्ट में जाना होता है, जहाँ पर एक डंजन ओपन हुई है, जाकर उसको स्काउट करना है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जा रहा होता है, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और वो उस गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है। लेकिन जैसे ही मरने के बाद वो अपनी आंखें खोलता है, वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है, क्योंकि एक बहुत ही पुरानी वाली दुनिया होती है जहाँ पर बहुत सारे सैमुराइज होते हैं। उस दुनिया का नाम मोरिम वर्ल्ड होता है और वो सारे के सारे सैमुराई बिल्कुल सनकी होते हैं। वो रोजाना आपस में फाइट करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, क्योंकि सैमुराइज के लिए एक दूसरे को मारना बहुत ही प्राइड की बात होती है। ली क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल नया था, इसलिए वो सारे ही उसके साथ फाइट करना चाहते थे और हर बार वो कितनी ही बार उसको मार चुके हैं। लेकिन जितनी बार वो उसको मारते हैं वो उतनी बार दोबारा से रिवाइव होकर आ जाता है। और यहीं पर ली को उसकी स्पेशल पावर मिल चुकी है। उसने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया है। उसकी पावर्स बिल्कुल हीरो अकेडमी के हीरो ताई जैसी है, यानी कि वो भी अपने आप को काउंटलेस टाइम के साथ रिवाइव कर सकता है। उसके स्पेशल स्किल का नाम पॉकेट वॉच है। अपने स्पेशल स्किल की मदद से अगर वो एक दिन मर जाता है तो वो उससे एक दिन पहले के टाइम में दोबारा से अपने आप को रिवाइव कर लेता है। अपनी दुनिया में मरने के बाद जैसे वो इस दुनिया में आया था उसी वक्त उसने अपने स्किल को अवेकन कर लिया था। यहाँ पर सैमुराइज के हाथों से बहुत बार मरने के बाद उसे समझ आ चुकी है कि उसके पास एक स्किल है जिससे वो मर नहीं सकता। अब वो इमॉर्टल हो चुका है और यहाँ पर इस दुनिया में
में बहुत बार मरने के बाद उसके पास फाइटिंग का एक्सपीरियंस भी आ चुका है, क्योंकि वो हर बार उनसे फाइट करता है उन सारे सैमुराइज के साथ, और हर बार मरने के बाद दोबारा से वापस आ जाता है और फिर से उनके साथ फाइट करता है। तो ली को भी इस बारे में याद नहीं कि इस मोरियम वर्ल्ड में आए हुए उसे कितना अरसा हो चुका है, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी भूल चुका है। उसे अपनी सारी पास्ट की मेमोरीज भूल चुकी है कि वो किस दुनिया से यहाँ पर आया है। लेकिन इसी के साथ वो इस म्यूरियम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाया जाने लगा है। वहाँ पर जितने भी सैमुराइज हैं सभी को मार डाला है। इसी वजह से म्यूरियम वर्ल्ड के सारे लोग उससे बहुत ज्यादा डरने लग गए हैं और उसे म्यूरियम डीमन का नाम दे दिया है। ली म्यूरियम वर्ल्ड में अपनी तलवार पकड़कर बैठा होता है और कहता है, इस पूरे म्यूरियम वर्ल्ड में अब ऐसा कोई भी नहीं बचा जो कि मेरा मुकाबला कर सके। मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। अब मेरे लिए इस पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? अभी वहीं पर बैठा तलवार पकड़कर ये सब कुछ सोच रहा होता है कि नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में होता है अपनी दुनिया में, और यहाँ पर उसके साथ फिर से एक बड़ा सा मौजज़ा हो गया है। इस तरह वो अचानक से म्यूरियम वर्ल्ड में चला गया था। वहाँ पर पता नहीं कितने ही साल गुजारने के बाद वो अचानक से फिर से अपनी दुनिया में वापस आ गया है। यहाँ पर उसने सिर्फ एक दिन गुजारा है। उस कार के साथ एक्सीडेंट के बाद उसे हॉस्पिटल में लाया गया था और इस वक्त वो हॉस्पिटल के बेड पर बैठा हुआ है। ली हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकलता है, अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगता है। डॉक्टर उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नर्स कहती है, क्या ये वाकई में वही लड़का है जिसे कल यहाँ पर लाया गया था? कल इस लड़के की जान बचाने के लिए हमें पूरे 17 घंटे लगे थे इसका ऑपरेशन करने में, लेकिन ये एक ही दिन में ठीक कैसे हो गया? डॉक्टर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और नर्स से कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं चलता हुआ हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और कहता है, हालांकि मैं यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अब इस इलाके के बारे में कुछ भी याद नहीं। मुझे कोरिया के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। मेरी सारी की सारी मेमोरीज धुंधली हो चुकी हैं। शायद मेरी मेमोरीज को रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। साथ ही वो अपने सामने अपनी विंडो को ओपन करता है और अपने स्टेट्स को देखता है, क्योंकि अब वापस आने के बाद वो एक हंटर बन चुका है, क्योंकि उसकी एबिलिटीज जाग चुकी हैं। ली कहता है, अब तो मुझे खाने के बारे में और पैसे के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ली अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है, जब मैं म्यूरियम वर्ल्ड में था वहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, इतने ज्यादा लोगों को कि मैं गिनती भी नहीं कर सकता। वहाँ पर इतने सारे लोगों ने मुझे धोखा दिया है कि अब मुझे किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं रहा। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे ये भी नहीं पता कि उस दुनिया में मैं कितनी बार मरा हूँ और मैंने उस दुनिया के अंदर कितनी ज्यादा जिंदगी गुजारी है। शायद मैंने कुछ 50 से 60 साल वहाँ पर गुजार दिए होंगे, लेकिन अब जबकि मैं अपने साउथ कोरिया में वापस आ गया हूँ तो मुझे एक ऑर्डिनरी इंसान की जिंदगी गुजारनी है। मुझे फिर से वो हुनरबा नहीं चाहिए। बिल्कुल एक आम इंसान की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। अपने ऑफिस में वापस चला जाता है, यानी कि हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में। वो सारे लोग ऑफिस वाले जो कि उसके दोस्त थे वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको खबर मिली थी कि इसका एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। उसका बॉस उसे कहता है, ली डोजुन, क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना था कि तुम्हारा बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। हम तो तुम्हें देखने के लिए हॉस्पिटल आने वाले थे। लियोन सबसे कहता है, हाँ मैं परफेक्टली फाइन हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सारे भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ये तो पहले से भी ज्यादा ठीक है। बॉस आगे बढ़ता है और उसे कहता है, लेकिन तुम तो हकलाकर बोला करते थे, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम हकलाना क्यों बंद कर दिया? ली भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मैं पहले हकलाया करता था? मुझे तो इस बारे में याद ही नहीं। बॉस उसे कहते हैं, और तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतने ज्यादा मसल्स कहाँ से आ गए? तुम तो बहुत ही वीक से हुआ करते थे। फिर बॉस उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, और साथ ही तुम्हारा कद लंबा कैसे हो गया है? सिर्फ एक ही दिन में कोई लंबा कैसे हो सकता है? ली उसे कहता है, मुझे तो इस सब के बारे में याद ही नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बारे में मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी। बॉस उसे कहते हैं, अब तो मुझे भी शक हो रहा है जैसे कि तुम हमारे ली डोजुन नहीं हो। तुम कोई बहरूपिये तो नहीं हो? ली अपने बॉस से कहता है, तुम चाहे समझ सकते हो, लेकिन मैं ली डोजुन ही हूँ। फिर लियोन सबसे कहता है, मेरा डेस्क कहाँ पर है? मैं कहाँ पर बैठा करता था? क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से मेरे सर पे चोट लगी है, जिसकी वजह से मेरी सारी मेमोरीज जाया हो गई हैं। मुझे कुछ भी ठीक तरह से याद नहीं है। बॉस उसकी बात सुनने के बाद कहता है, क्या वाकई में तुम्हारी सारी मेमोरीज जाया हो गई हैं? मुझे लगता है कि तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम ली डोजुन नहीं हो, तुम कोई फेक हो। कई बार उसकी एक वर्कर साथी भी आती है और कहती है, तुम तो बिल्कुल ली डोजुन जैसे दिखते हो, लेकिन तुम उससे बहुत ज्यादा हैंडसम हो। जबकि बॉस अपने एक स्टाफ मेंबर से कह रहा होता है, जल्दी से फिंगरप्रिंट स्कैनर लेकर आओ, हम इसके फिंगरप्रिंट चेक करते हैं। और वो सच्ची में फिंगरप्रिंट स्कैनर को ले आते हैं। बॉस उसे कहता है, चलो जल्दी से इसके ऊपर अपना अंगूठा रखो। अगर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स ली डोजुन के साथ मैच हुए तो फिर ठीक है, मैं इस बात को मान लूंगा कि तुम्हें ली डोजुन हो। ली अपने अंगूठे को सामने की तरफ करता है और स्कैनर के ऊपर रखता है। स्कैनर बोलकर कहता है, ये ली डोजुन है कि हंटर एसोसिएशन का एक स्टाफ मेंबर है। वो सारी चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बॉस उसे कहते हैं, मैं अभी तक कन्विंस नहीं हुआ, दोबारा से रखो। फिर से अंगूठा रखता है और वो मशीन फिर से बोलकर कहती है, ये ली डोजुन है, हंटर एसोसिएशन का एक मेंबर। बॉस उसे कहता है, एक बार फिर से रखो। ली फिर से रखता है और फिर से वही आवाज आती है। तीसरी बार उसके फिंगरप्रिंट्स को चेक करने के बाद बॉस उसे कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई एक ही दिन में इतना ज्यादा चेंज कैसे हो सकता है? मुझे अभी भी तुम पर यकीन नहीं है, मैं तुम्हारे पर नजर रखूंगा। तो वही लड़की कहती है, मुझे लगता है कि इसको एमनीशिया है। एमनीशिया की वजह से ये बात भूल गया है कि ये पहले अकलाकर बोला करता था। बॉस उसे कहता है, चलो तुम्हारी इस बात को मान लेते हैं, लेकिन क्या तुम मुझे ये भी बता सकती हो कि एमनीशिया की वजह से इसकी बॉडी इतनी ज्यादा ग्रो कैसे हो गई है, वो भी सिर्फ एक ही दिन में? वो लड़की उसे कहती है, मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत ज्यादा हैंडसम है, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। ली अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है, मेरा सर दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे
मुझे बता दो कि मेरा डेस्क कहाँ पर है, मैं जाकर बैठना है। बॉस उसे कहता है नहीं, तुम अपने डेस्क पर नहीं बैठ सकते, तुम आज घर चले जाओ, तुमने कल की छुट्टी ली हुई है, इसलिए आज तुम अपने घर वापस चले जाओ और जाकर आराम करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, मैं गाड़ी चलाऊंगा। ली उसे कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपने घर खुद ही जा सकता हूँ। फिर वो चलता हुआ एक बिल्डिंग के बाहर जाता है जहाँ पर उसका अपार्टमेंट है। वो कहता है मुझे लगता है कि यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर मैं रहता हूँ। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है, लेकिन अपने रूम के बाहर पहुँचने पर वहाँ पर एक लॉक लगा होता है जिसका कॉम्बिनेशन उसे याद नहीं होता। ली वहीं पर खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है आखिर इसका पासवर्ड क्या है, लेकिन उसी वक्त अंदर से आवाज आती है कौन है जहाँ पर। ली भी उसकी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मेरे रूम से किसी लड़की की आवाज क्यों आ रही है। वो लड़की दरवाजा खोलती है, यही लड़की जुन ही है। दरवाजा खोलकर कहती है क्या आप मेरे अंकल हो। ली उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम कौन हो। नेक्स्ट सीन में वो दोनों अंदर टेबल के ऊपर बैठे होते हैं। ली उसे कहता है जितना तुमने मुझे बताया है तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम मेरे बड़े भाई की गर्लफ्रेंड की बेटी हो। जुन ही उसे कहती है हाँ सर बिल्कुल, मैं आपके बड़े भाई की बेटी हूँ, यानी कि मैं आपकी भतीजी हूँ। ली को तो क्योंकि इस बारे में सब कुछ याद नहीं है, इसलिए वो उससे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैंने तुम्हें कॉल करके यहाँ पर बुलवाया है कि एक एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी मॉम की मौत हो गई है, तुम्हारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे घर पर आकर रह सकती हो। इसी वजह से तुम्हें मेरे घर के दरवाजे का पासवर्ड भी याद है क्योंकि मैंने तुम्हें अपने घर का पासवर्ड दिया था। क्या मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जुनही उसे कहती है हाँ अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ली उसे कहता है क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं। जुनही उसे कहती है नहीं, हम लोग पहले कभी नहीं मिले, लेकिन हम दोनों की मैसेज पर बात हुई थी। ली उसे कहता है क्या तुम्हारे और कोई फैमिली रिलेटिव्स नहीं है, क्या तुम उनके पास नहीं जा सकती। जुनही उसे कहती है नहीं मेरा और कोई भी रिश्तेदार नहीं है, असल में मेरी मॉम एक यतीम थी इसलिए उनका कोई भी फैमिली रिश्तेदार नहीं है और मैं आपके अलावा और किसी के पास नहीं जा सकती। वहीं पर टेबल के ऊपर उसने एक बर्गर बनाकर रखा होता है। ली उसे कहता है ये तुमने क्या बनाया है। जुनही उसे कहती है ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, मुझे लगा कि जब तुम काम से वापस आओगे तो तुम्हें भूख लगी होगी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है। ली उसे कहता है पहली और साफ बात, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता। जुनही गुस्सा हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे कह सकती हो, तुमने मुझे खुद कहा था कि मैं यहाँ पर आकर रह सकती हूँ। साथ ही वो उसे अपने मोबाइल में उसकी चैट दिखाती है और कहती है ये देखो तुमने मैसेज करके कहा था कि मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। ली अपने मैसेज पढ़ने के बाद कहता है अगर तुम मुझे ये सबूत दिखा रही हो तो इसका मतलब तो यही है कि मैंने तुम्हें वाकई में यहाँ पर बुलवाया होगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर रख नहीं सकता क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया था और मैं हॉस्पिटल में था जिसकी वजह से मेरा मेमोरी लॉस हो गया है, मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा। जुनही उसे कहती है अंकल क्या आप ठीक हैं, आपको कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी। ली उसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई भी चोट नहीं लगी, लेकिन मेरे दिमाग पे चोट लगी है जिसकी वजह से मेरी मेमोरीज वीक हो गई हैं, अब मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। ली उठकर बर्तन धोने के लिए चला जाता है। जुनही उसे कहती है क्या तुम ठीक हो। ली उसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिजिकल बॉडी बिल्कुल ठीक है, मसला मेरी मेमोरीज का है। अपनी डेली लाइफ गुजारने के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है, तो मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखने वाला क्योंकि मुझे अपनी ही लाइफ में एडजस्ट होने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। जुनही उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, फिर उसे कहती है चलो फिर ठीक है एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाती तब तक तुम मुझे अडॉप्ट कर लो, मैं तुम्हारी बेटी बनकर रहूंगी। ली उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हें किसी एंगल से लगता हूँ कि मैं तुम्हारा फादर बन सकता हूँ। जुनही भागती हुई आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है अब ये भी तो तुमने कहा कि तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज की वजह से काफी मुश्किल हो रही है, तुम अपनी डेली लाइफ भी नहीं गुजार पा रहे, यहाँ पर कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रख सके। मैं सारा दिन तुम्हारा सारा काम करूंगी, मैं तुम्हारे कपड़े भी धो दूंगी, तुम्हारा खाना भी बना दूंगी, तुम अकेले ये सारे काम नहीं कर पाओगे। अंकल प्लीज मान जाओ, वैसे भी सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी ग्रेजुएशन तक ही तो होने वाला है, सिर्फ ग्रेजुएशन तक मुझे यहाँ पर रख लो। लेकिन साथ ही वो अपनी मोटी मोटी आंखों से के ऊपर जादू करते हुए कहती है प्लीज अंकल मान जाओ, चलो मुझे ग्रेजुएशन तक नहीं बल्कि सिर्फ 6 महीने तक ही यहाँ पर रहने दो, जब तक मुझे वहाँ पर हॉस्टल में जगह नहीं मिल जाती। ली उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है वैसे ये डील इतनी ज्यादा बुरी नहीं है, ये कुछ भी याद नहीं है, ये लड़की मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकती है। ली कहता है मुझे पता नहीं कि मैंने मोरियम वर्ल्ड में कितने ज्यादा साल गुजार दिए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर कोरिया में एडजस्ट होने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मेरे पास कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो कि मेरा ख्याल रख सके और जिस चीज का मुझे नहीं पता होगा वो मैं इससे पूछ सकता हूँ। ली कहता है ये तो बहुत ही फायदे वाली बात है। वो जल्दी से उसे कहता है चलो ठीक है एक पेपर लेकर आओ, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो वहीं पर टेबल के ऊपर बैठकर अपना कॉन्ट्रैक्ट लिखना शुरू करता है, उसके अंदर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को लिख देता है। पेपर उसको थमा देता है और कहता है इस पेपर के ऊपर लिखी हुई सारी कंडीशन को गौर से पढ़ लो। कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला पॉइंट लिखा होता है वो जुनही को अपनी बेटी के तौर पर अडॉप्ट कर रहा है और उसे इस साल के आखिर तक अपने घर में रहने देगा। और दूसरी बात जुनही को अपनी डेली लाइफ में जितना भी खर्चा करना होगा उसे उसके बिल्स उसको देने होंगे, सारे बिल्स ली अप्रूव करेगा और उसके बाद ही उसे पैसे मिलेंगे, इसके अलावा उसे कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा। तीसरे नंबर
पर उसने पॉइंट लिखा होता है जुनही को घर के सारे काम करना पड़ेंगे। जुनही उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ली उसे कहता है क्या कोई मसला है, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। जुनही उसे कहती है नहीं ये सब कुछ ठीक है, मुझे इससे कोई भी मसला नहीं है। ली उसके सामने पेन करता है और कहता है चलो फिर ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी से साइन कर दो। जुनही थोड़ी देर सोचने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है। ली उसे कहता है अब मेरा पूरा ध्यान रखना, अब मैं तुम्हारे हवाले हूँ। जुनही उसे कहती है अंकल आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आज से आपका मैं पूरा ख्याल रखूंगी, आपके सारे काम कर दिया करूंगी। साथ ही जुनही उसे कहती है अंकल अब क्या आज से मैं आपको डैड कह सकती हूँ कि आपने मुझे अडॉप्ट कर लिया है। ली उसे कहता है जो चाहे मुझे कह सकती हो। जुनही उसे कहती है ठीक है डैड, फिर आप भी आज के बाद मुझे जुनही कहा करेंगे, मेरे साथ बिल्कुल एक बेटी की तरह ही बात किया करें। ली फिर अपने रूम में चला जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कह रहा होता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा तेज है, ये तो यहाँ पर एडजस्ट भी हो गई और इसने मुझे डैड कहना भी शुरू कर दिया है। नेक्स्ट सीन थोड़ी देर के बाद का होता है, अपने रूम में अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, जबकि उसी वक्त जुनही अंदर आती है और उसे कहती है डैड क्या आप अंदर हैं? लेकिन वो उसको इस तरह देखकर बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपको इस तरह देखना नहीं चाहती थी। ली उसे कहता है अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे रूम के क्या करने के लिए आई हो? जुनही उसे कहती है असल में बात यह है कि फ्रिज में कोई भी खाना नहीं बचा और स्टोर में भी कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि हमें शॉपिंग के लिए जाना चाहिए और कुछ खरीद कर लाते हैं। ली अपना पर्स निकालता है और उसके अंदर से अपना कार्ड निकालकर उसे दे देता है और कहता है ये लो, ये कार्ड अपने पास रखो और पास वाली मार्केट से जाकर जो भी चाहिए वो खरीद लाओ। जुनही अपने डैड से कहती है डैड आपने कहा था कि आपको मेमोरी प्रॉब्लम है, तो फिर आप भी मेरे साथ मार्केट में चले, वहाँ पर जाकर शायद आपको कुछ याद आ जाए। ली उसे कहता है तुम्हारा आइडिया तो बहुत ज्यादा अच्छा है, वैसे भी मैं घर पर बिल्कुल फारिग हूँ, चलो फिर ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों सुपर मार्केट में चले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने अपने लिए बहुत सारी सब्जियां खरीदनी है। वो दोनों सब्जियों के स्टॉल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। जुनही उससे कहती है डैड आपकी बॉडी फिजिक को देखकर लगता है कि आप बहुत सारी वेजिटेबल्स भी खाते होंगे, आपके लिए बहुत सारी ताजा वेजिटेबल्स खरीद लेती हूँ और साथ ही बहुत सारा पोर्क मीट भी खरीद लेती हूँ क्योंकि वो सेल पर लगा हुआ है। ली उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जुनही उसकी बात सुनने के बाद शर्माकर हंसना शुरू कर देती है, तबकि उसी वक्त उन्हें पीछे से शोर की आवाज आती है। सारे लोग उस मार्केट के अंदर भाग रहे होते हैं क्योंकि उस मार्केट के अंदर ही एक पोर्टल ओपन हो जाता है। ली और जुनही भी पीछे की तरफ देखते हैं और बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और सारे लोग उस पोर्टल को देखकर भाग रहे होते हैं। जुनही जल्दी से अपने बैग के अंदर हाथ डालती है और अपनी गन निकाल लेती है और ली से कहती है डैड आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, ये एक पोर्टल है, इसके अंदर से मॉन्स्टर निकलने वाले हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 1 का एंड होता है। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो फर्स्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ली और उसकी नई नवेली बेटी यानी कि जुनही वो दोनों एक शॉपिंग सेंटर में सब्जियां खरीदने के लिए जाते हैं। वो दोनों भी वहीं पर शॉपिंग ही कर रहे होते हैं कि उसी वक्त मॉल के अंदर सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि वहीं पर शॉपिंग मॉल के अंदर एक डंजन का गेट ओपन होता है। सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं, जबकि जुनही जल्दी से अपने बैग के अंदर से अपनी गन निकालती है और अपने डैड से कहती है डैड आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में उस डंजन के पोर्टल के अंदर से एक गॉब्लिन निकलता है जो कि एक मॉन्स्टर है और सारे लोग उस गॉब्लिन को देखकर भागना शुरू कर देते हैं, जबकि यहीं पर ली की तरफ भी दिखाते हैं। ली उस गॉब्लिन को देखकर जरा भी एक्साइटेड नहीं होता और ना ही डर कर भागता है क्योंकि गॉब्लिन्स को बाकी सारे मॉन्स्टर्स में सबसे ज्यादा वीक मॉन्स्टर समझा जाता है। उसी वक्त जुनही अपनी पिस्टल के अंदर से गोली चला देती है। जुनही के पास जो गन है वो एक माना गन है जो कि यूजुअली हंटर्स के पास होती है। जुनही अपनी माना की एनर्जी को यूज करते हुए उस गन के अंदर से बुलेट को फायर करती है। वो बुलेट सीधी उड़ती हुई जाती है और उस गॉब्लिन की बॉडी के आर पार हो जाती है और उस गॉब्लिन की बॉडी के अंदर एक बड़ा सा सुराख हो जाता है और फिर साथ ही वो गॉब्लिन नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। गॉब्लिन के मरने के बाद सारे लोग जो कि वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही हैरान भी होते हैं। खुश वो इस बात से होते हैं कि यहाँ पर कोई हंटर था जिसने उनकी जान बचा ली है, जबकि ली को इस बारे में नहीं पता था कि जुनही एक हंटर है। ली कहता है तो इसका मतलब ये लड़की एक हंटर है। जुनही अपने बैग के अंदर अपनी गन को वापस रख लेती है और अपने डैड से कहती है डैड मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से भाग जाओ, ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्या होता अगर वो गोब्लिन आप पर अटैक कर देता और आपको जख्मी कर देता। ली उसे कहता है अच्छा ठीक है अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। जुनही उसे कहती है क्या वाकई में आप ध्यान रखेंगे? ली उसे कहता है हाँ मैं वाकई में ध्यान रखूंगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। वो वहाँ पर आकर उस गॉब्लिन की लाश को देखते हैं और साथ ही अपने पास से रिपोर्ट भी लिख लेते हैं कि एक गॉब्लिन मर गया है, जबकि यहाँ पर कोई भी विक्टिम नहीं है, गॉब्लिन ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। फिर वो पुलिस वाला सीधा मिस्टर ली के पास आता है और ली से कहता है इस गॉब्लिन को आपने मारा है। ली अपनी बेटी को जल्दी से सामने कर देता है और कहता है नहीं मैंने नहीं मारा, मेरी बेटी ने मारा है, इसका नाम जुनही है। पुलिस वाला भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही उसे कहता है क्या मैं तुम लोगों के आईडी कार्ड्स देख सकता हूँ और साथ ही मुझे तुम लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तुम्हारे बैंक अकाउंट नंबर भी चाहिए होगा, हमारा मोबाइल नंबर भी, ताकि हम लोग आप लोगों की कंपनसेशन को आपके बैंक अकाउंट में भेज सके। ली उसे कहता है कौन सी कंपनसेशन की बात कर रहे हो? पुलिस वाला उसे कहता है लगता है कि तुम लोगों को इस बारे में नहीं पता, तुम लोगों ने
गोब्लिन मॉन्स्टर को मारा है, इसकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल निकलेगा, वो क्रिस्टल के पैसे भी हम लोग तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा तुमने बहुत सारे सिविलियंस की जान बचाई है, इसी वजह से पुलिस वाले अपनी तरफ से तुम लोगों को इनाम देंगे। अगर तुम लोग अपना बैंक अकाउंट हमें देते हो तो हम लोग सारे पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पुलिस वाला ली से कहता है, वैसे तो ये लड़की तुम्हारी बेटी नहीं लगती, लगता है कि तुम इसके गार्डियन हो। चलो ठीक है, तुम मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखवा दो, सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। ली जुनही से कहता है, जुनही इसे अपना अकाउंट नंबर दो। जुनही उससे कहती है, क्या वाकई में मुझे इसे अपना नंबर देना चाहिए? ली उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, गोब्लिन को तुमने मारा था तो वो कंपनसेशन की रकम भी तुम्हें मिलनी चाहिए। जुनही अपनी तारीफ सुनने के बाद ब्लश करने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। जुनही खाना बना रही होती है, उसका मोबाइल टेबल पर पड़ा होता है। उसी वक्त जुनही के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। जुनही आगे बढ़ती है और मोबाइल उठाकर मैसेज को पढ़ती है तो पुलिस वालों की तरफ से उसके अकाउंट में पैसे जमा कर दिए गए होते हैं। गोब्लिन को मारने पर उसे 50,000 वॉन्स मिलते हैं, जबकि सिविलियंस को बचाने पर उसे 1 लाख वॉन मिलते हैं, यानी कि उसके अकाउंट में टोटल 1.5 लाख वॉन्स जमा करवाए गए हैं। जुनही इतने सारे पैसे देकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ली भी उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है और कहता है, ये तो काफी सारे पैसे हैं, तुमने तो काफी सारे पैसे कमा लिए हैं। ली उसे कहता है, अगर तुम सिर्फ एक गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारकर इतनी ज्यादा पैसे कमा सकती हो तो फिर तुम मेरे साथ क्यों रह रही हो, तुम तो अपना घर खरीद सकती हो। जुनही उसे कहती है, आज के लिए मैं बहुत ज्यादा लकी थी। ऐसा तो नहीं है कि हर रोज कहीं पर भी पोर्टल का गेट ओपन हो जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि जितने भी गेट ओपन होंगे उनमें से सिर्फ गॉब्लिन मॉन्स्टर ही निकलेंगे जिनको मारना बहुत ज्यादा आसान होता है। और ऊपर से मेरे पास तो हंटर लाइसेंस भी नहीं है, मैं किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकती। डंजन के अंदर जाने के लिए हमें किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ता है, किसी गिल्ड की पार्टी के साथ जाना पड़ता है। ली उसे कहता है, क्या कोई कल्टीवेशन टेक्निक है जो तुम सीखना चाहती हो? जुनही को कल्टीवेशन टेक्निक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो उसे कहती है, वो क्या होती है? ली उसे कहता है, तुम्हें कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में नहीं पता। कल्टीवेशन टेक्निक में हम बाहर से एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर उनको इम्ब्यूट कर लेते हैं। लेकिन जुनही को उसकी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही होती। ली उसे कहता है, चलो छोड़ो इस बात को, ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। जुनही अपनी तारीफ करते हुए कहती है, आप मुझे इस तरह देखकर सरप्राइज तो नहीं होगे? आपको तो नहीं लगा होगा कि मैं एक हंटर होंगी? मुझे तो नेशनल हंटर्स अकेडमी में एडमिशन मिला है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने अभी तक अपनी कोई भी एबिलिटीज को एवेकेट नहीं किया, लेकिन मैं माना की पावर्स को यूज कर सकती हूँ। इसी वजह से मुझे हंटर अकेडमी में एडमिशन मिला है। क्योंकि मेरे पास अभी हंटर लाइसेंस नहीं है, लेकिन मेरे पास एक माना गन है। माना को यूज करने की वजह से उन लोगों ने मुझे एक माना गन का लाइसेंस दे दिया है, इसलिए मैं माना गन को हमेशा अपने पास रखती हूँ और कभी भी यूज कर सकती हूँ। ली उसे कहता है, ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है, हर कोई एक हंटर नहीं बन सकता। जुनही अपने डैड से कहती है, तो भी ठीक है, आज के बाद आपको मुझसे अच्छे से पेश आना होगा क्योंकि मैं एक हंटर हूँ और हंटर स्पेशल होते हैं। और जब मैं एक हंटर बन जाऊंगी तो फिर एक दिन मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगी, मेरी वजह से शायद आप भी फेमस हो जाएं। फिर जुनही सारा खाना बनाने के बाद उसे टेबल पर सर्व करती है। ली उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। जुनही उसे कहती है, आपका शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए, सारा खाना खाना, कुछ भी छोड़ना मत। जुनही भी उसके साथ ही खाना खाने के लिए बैठ जाती है और उसे कहती है, डैड मुझे आपके बारे में नहीं पता, आप कौन सा काम करते हैं, आप क्या जॉब करते हैं? ली उसे कहता है, सिटी हॉल में काम करता हूँ, हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में। जुनही कहती है, तो इसका मतलब आप तो एक पब्लिक ऑफिशियल है, यानी कि आप हंटर एसोसिएशन में काम करते हैं और रिफ्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं। ली उसे कहता है, हाँ मैं वहीं पर काम करता हूँ। क्या तुम्हें ये बात सुनकर डिसअपॉइंटमेंट हो रही है? जुनही उसे कहती है, नहीं ये बात सुनकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मुझे लगा था शायद आप कोई बहुत ज्यादा डेंजरस काम करते हैं। साथ ही वो उसके सामने खाने की प्लेट करते हुए कहती है, डैड ये सारा खा लो। नेक्स्ट सीन सिटी हॉल का दिखाया जाता है। ली तैयार होकर अपने ऑफिस में आ जाता है अपनी जॉब के लिए। वो ऑफिस में आते ही सबको गुड मॉर्निंग कहता है। वो सारे लोग उसे फिर से देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बॉस उसे कहते हैं, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम काम कर पाओगे? क्या तुम सारा काम संभाल लोगे? ली उसे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे पूछने के लिए, लेकिन मैं काम कर सकता हूँ, अब मैं परफेक्टली फाइन हूँ। बॉस उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे बताना अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, मेरे लिए तुम्हारी हेल्थ का सही रहना ज्यादा जरूरी है। वहीं पर उसका साथी वर्कर उसे कहता है, डूजुन क्या तुम्हें याद है ये वाला तुम्हारा डेस्क है, यहाँ पर आकर बैठ जाओ। ली वहाँ पर जाकर अपने डेस्क के सामने बैठ जाता है। उसके साथ वाला बंदा उसे कहता है, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए होगी या फिर कोई चीज भूल जाओ तो मुझे कह लेना, मैं तुम्हें याद करवा दूंगा। ली को उसका नाम भी याद नहीं होता। ली कहता है, मुझे तुम्हारा नाम भी याद नहीं। वो उसे अपना नाम बताता है। वो उसे कहता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मेरा नाम हुक्सू है। ली उसे कहता है, अच्छा ठीक है, अब से मुझे तुम्हारा नाम याद रहेगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। बॉस घड़ी की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं, लगता है कि हमारी नई इंटर्नी बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाली है। युक्सु बॉस से कहता है, बॉस हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक हंटर है और हंटर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, हमें उन सबके साथ ही इज्जत से पेश आना पड़ता है। बॉस उसे कहता है, वो तो सिर्फ एक एफ रैंक की हंटर है, क्या हमें एफ रैंक के हंटर्स को भी ज्यादा सर पर चढ़ाना चाहिए? युक्सु बॉस से कहता है, बॉस जैसा कि मैंने आपसे कहा है, एक हंटर तो हंटर है, नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है जो कि लंबे लंबे सांस ले रही होती है क्योंकि वो भागती हुई यहाँ पर पहुंची है। वो उन सबसे कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दी, मैं लेट हो गई। बॉस भागता हुआ उसके पास आ जाता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए, मुझे हालांकि नीचे
आना चाहिए था और तुम्हें ऊपर तक लेकर आता। लड़की उससे कहती है बॉस आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, मेरी गलती है, मैं यहाँ पर आने में लेट हो गई हूँ। युक्सु ली से कहता है ली तुम भी वहाँ पर जाओ और जाकर उस लड़की से ग्रीटिंग करो, वो लड़की हमारी नई रिक्रूटेड हंटर है। ली उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है मुझे वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है। युक्सु उसका हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ और उससे मिलवाता हूँ। युक्सु से कहता है लगता है कि तुम इस सब के बारे में सब कुछ भूल चुके हो। हमारे ऑफिस में हमारा ये काम होता है कि हमारे पास जो नए हंटर्स आते हैं हम उन हंटर्स को लेकर डंजन्स के अंदर जाते हैं और डंजन्स को क्लियर करते हैं। हमारा मेन काम डंजन्स के अंदर एक्सप्लोरेशन टीम को संभालना होता है। उस डंजन के अंदर जो कुछ भी होगा हम उस सभी चीजों को नोट करते हैं। युक्सु से कहता है इस लड़की का नाम चाइन है और ये एक एफ रैंक की हंटर है और ये लड़की वही हंटर है जिसके इंचार्ज तुम थे लेकिन अब तुम नहीं रहे। ली उसकी बात सुनकर बॉस हैरान हो जाता है। युक्सु से कहता है क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है इसीलिए बॉस ने और हमने मिलकर फैसला किया है आज से इस लड़की का इंचार्ज मैं बनूंगा, मैं इसके साथ डंजन में जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे। ली उससे कहता है तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, इस लड़की के साथ डंजन में जाना ये मेरा काम था लेकिन अब मेरी जगह पर ये काम तुम करने वाले हो। युक्सु से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, असल में तुम्हारी तबीयत को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न थे। बॉस ने कहा है कि तुम ये काम मत करो क्योंकि किसी वक्त भी तुम्हें कोई साइड इफेक्ट हो सकता है और तुम कुछ भूल गए तो फिर क्या होगा, इसलिए तुम्हारी जगह पर मैं ये काम करने वाला हूँ। बॉस भी उसकी बेइज्जती करते हुए कहते हैं एक तो पहले तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते और ऊपर से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से तुम्हारा मेमोरी लॉस हो गया है। मुझे नहीं लगता कि तुम इस काम को संभाल पाओगे, इसलिए युक्सु को इस काम को करने दो। ली बॉस की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है लगता है कि बॉस मेरी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन साथ ही ली बॉस से कहता है मैं इस काम को करूंगा, युक्सु को ये काम करने की जरूरत नहीं है, मैं परफेक्टली फाइन हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। युक्सु भी उसे कहता है प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल तुम रेस्ट करो। बॉस उसे कहते हैं मैंने भी कल तुम्हें इसलिए घर भेज दिया था ताकि तुम घर जाकर आराम कर सको क्योंकि तुम तो यहाँ पर अपनी सीट को भी नहीं ढूंढ सकते, इस लड़की को डंजन में अंदर जाकर क्या संभालोगे। हायर अप्स को पहले इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया हुआ है कि हमारी नई कॉन्ट्रैक्ट हंटर को युक्सु संभालेगा, लेकिन ली उनकी बात नहीं मानता और उन सब से कहता है मेरा काम मैं ही करूंगा। वो एक दो बार युक्सु से कहता है तो युक्सु उसकी बात मान जाता है और कहता है चलो फिर ठीक है, तुम एक बार इसके साथ डंजन में चले जाओ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आइंदा से तुम यही काम करना। नेक्स्ट सीन ऑफिस के बाहर का दिखाते हैं जहाँ पर एक बेंच के ऊपर बॉस और युक्सु दोनों बैठे होते हैं। बॉस कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो ये काम कर पाएगा, उसकी तबीयत का कोई भी भरोसा नहीं है। युक्सु बॉस से कहता है मुझे पता है कि आप उसके लिए काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसका मेमोरी लॉस हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको एक सेकंड चांस देना चाहिए, वो ये काम कर लेगा। और वैसे भी पिछले 1 साल से वो हमारी टीम का मेंबर रह चुका है, वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। बॉस उसे कहते हैं चलो फिर ठीक है, उसे ये काम करने देते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ली चाइन के साथ गाड़ी में बैठकर एक डंजन की तरफ जा रहा है जहाँ पर जाने के बाद वो एक डंजन को क्लियर करने वाले हैं और यहीं पर हमारी सेकंड एपिसोड का एंड होता है। एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ली और चाइन दोनों ही एक गाड़ी में बैठकर डंजन को क्लियर करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग एक डंजन के गेट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर एक डंजन अपीयर हुई है, जबकि गाड़ी में बैठे हुए ली अपने पास से कुछ पेपर्स निकालकर पढ़ रहा होता है। ली कहता है मुझे इन पेपर्स को पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया है कि मेरी जॉब क्या है, मैंने इस हंटर के साथ वहाँ पर जाकर क्या करना है। ली कहता है हालांकि मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम था लेकिन मैंने इस गाड़ी में बैठे बैठे ही इस पूरी बुक को 5 बार पढ़ दिया है, लगता है कि इतना काफी होगा। सारी बुक को पढ़ने के बाद मुझे इतना ही पता चला है डंजन के अंदर मेरा मेन काम यही है कि मुझे डंजन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है और साथ ही मुझे इस बारे में पता चला है कि हमारे ऑफिस को बनाने का मकसद क्या था। असल में हुआ कुछ यूं था कि बहुत सारे गिल्ड्स बनने के बाद फॉल्स रिपोर्टें आना शुरू हो गई थी, डंजन्स के बारे में फॉल्स रैंकिंग आना शुरू हो गई थी, इस वजह से काफी सारे हंटर्स मारे जाते थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कड़ा एक्शन लिया और हमारा ऑफिस बना दिया। हम लोग वहाँ पर डंजन के हंटर्स के साथ जाते हैं जहाँ पर जाकर पूरी डंजन को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद डंजन को रैंकिंग्स देते हैं जिससे डॉक्यूमेंटेशन बनती है। यही बात चाइन उसे कहती है मेरा नाम चाइन है और मैं एक एफ रैंक की हंटर हूँ, मेरी एज 21 साल है। ली उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा तुम्हारी तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, असल में डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था। चाइन उसे कहती है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने बुरा नहीं माना। चाइन के हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस होता है। ली उसे कहता है ये क्या है। चाइन उसे कहती है ये मेरा सूटकेस है, इसके अंदर मेरा बॉडी सूट और साथ ही मेरा वेपन रखा हुआ है जो कि मैं डंजन के अंदर लेकर जाने वाली हूँ क्योंकि डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स से फाइट करते वक्त ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। वो गाड़ी वाला गाड़ी रोकता है और कहता है हम लोग जहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर वो डंजन का गेट ओपन हुआ है। फिर वो दोनों गाड़ी से नीचे उतर आते हैं। गाड़ी से नीचे उतरते ही चाइन अपने सूटकेस को खोलती है और उसके अंदर से एक ऑर्ब निकलता है। उस ऑर्ब को वो अपनी छाती के साथ लगाती है और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर एक आर्मर आ जाता है और वो अपने उस सूटकेस के अंदर से अपनी बड़ी सी तलवार को भी निकाल लेती है। ली भी उसके बॉडी आर्मर को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। चाइन उसे कहती है तुम्हारे रिएक्शन को देखकर तो लगता है जैसे तुम पहली बार किसी को बॉडी आर्मर पहनते हुए देख रहे हो। ली उसे कहता है हाँ मैंने पहली बार किसी को बॉडी आर्मर पहनते हुए देखा है। चाइन उसे कहती है जितने भी बॉडी आर्मर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा सस्ता है लेकिन फिर भी ये 3 मिलियन वॉन का है, काफी ज्यादा महंगा है। ली उसे कहता है और तुम्हारी तलवार के बारे में क्या ये भी बहुत ज्यादा महंगी है।
चाइन उसे कहती है ये एक डी रैंक की स्केलेटन वॉरियर स्वर्ड है, मुझे इतनी ज्यादा महंगी नहीं है। चाइन उसे कहती है तो मैं तुम्हारा क्या नाम बुलाऊं? ली उसे कहता है तुम मुझे जो चाहे वो कह सकती हो। चाइन कहती है चलो फिर ठीक है, अब जबकि तुम इस सारी डंजन को मैनेज करने वाले हो, मैं तुम्हें मैनेजर कहकर बुलाऊंगी। वहीं पर सामने कुछ लोग खड़े होते हैं, वो अपना सारा सामान उनको दे देते हैं, जबकि लियो ने अपना कार्ड चेक करवाता है। वो लोग उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद उनसे कहते हैं ठीक है तुम लोग अंदर जा सकते हो। फिर वो दोनों चलते हुए उस डंजन गेट के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। चाइन उस डंजन गेट की तरफ देखती है और कहती है आज मैं पहली बार किसी डंजन में आई हूँ, मेरा मतलब मैं पार्टी के साथ पहले जा चुकी हूँ लेकिन आज अकेली पहली बार आई हूँ। वो दोनों अभी इस डंजन के गेट के सामने खड़े होते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर एक और हंटर आता है और वो हंटर चाइन का जानने वाला होता है। वो चाइन को देखकर कहता है देखो तो जरा यहाँ पर कौन आया है। उसके साथ उसके दो और साथी भी होते हैं। वो हंटर चाइन से कहता है मुझे तो लगा था कि तुमने हंटिंग छोड़ दी है लेकिन तुम तो यहाँ पर फिर से आ गई हो। चाइन उसे यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो ली की तरफ देखता है और कहता है क्या तुमने किसी गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है? क्या कोई गिल्ड वाला इतना बड़ा बेवकूफ है कि उसने तुम्हें अपने गिल्ड को ज्वाइन करने दिया? तुम तो माना को भी यूटिलाइज नहीं कर सकती, फिर कौन से गिल्ड वाले हैं जिन्होंने तुम्हें अपने पास हायर किया है? उसकी ये वाली बात सुनने के बाद चाइन बेचारी खामोश हो जाती है और अपना सर लटका लेती है। वो हंटर उससे कहता है तुम यहाँ तक पहुँच आई हो, यही तुम्हारे लिए काफी है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें डंजन के अंदर जाना चाहिए, कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो। ली चाइन से पूछता है क्या तुम इस बंदे को जानती हो? चाइन उसे कहती है हाँ मैं इसे जानती हूँ, जब मैं हंटर अकेडमी में स्टडी कर रही थी अब ये बंदा भी मेरे साथ ही था। उस हंटर की नजर ली के कार्ड पर पड़ती है, उसके ऊपर पब्लिक ऑफिशियल लिखा होता है। हंटर हंसना शुरू कर देता है और कहता है बेचारी चाइन, मुझे तो लगा था शायद किसी गिल्ड ने तुम्हें अपने लिए हायर कर लिया है, लेकिन तुम तो यहाँ पर पब्लिक ऑफिशियल के साथ काम कर रही हो, ये तो तुम्हारे लिए आखिरी हाल है किसी पब्लिक ऑफिशियल के साथ काम करना, क्योंकि कोई दूसरे गिल्ड वाला तो तुम्हें अपने गिल्ड में लेगा नहीं। और साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम एक पब्लिक ऑफिशियल के साथ यहाँ पर आई हो, इसका मतलब तुम अभी तक एक एफ रैंक की हंटर हो, तुम तो आगे नहीं बढ़ पाई। लियो से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपनी बकवास बंद करनी चाहिए, तुमने इसका कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा लिया है। तो हंटर ली की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने साथियों से कहता है जरा देखो तो सही इस कमजोर कीड़े को, मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर रहा है। वो हंटर उसको गाली देते हुए आगे बढ़ता है, साथ ही ली को गले से पकड़ लेता है। मैंने उस लड़की की इंसल्ट की तो तुम्हें बहुत ज्यादा मिर्ची लगी, अब मैंने तुम्हारा गला पकड़ लिया है, अब दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। ली भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साथ ही वो उसे घूर कर देखता है। ली जैसे ही उसे घूर कर देखता है वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से सामने वाला बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ली उसे कहता है अगर अगले 3 सेकंड में तुम मेरे गले को छोड़ देते हो तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और साथ ही वो उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। उसके घूरने की वजह से वो हंटर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता। वो कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। उसका साथी आगे बढ़ता है और उसे कहता है हांजुंग क्या हुआ, तुम इस तरह लंबे लंबे सांस क्यों ले रहे हो? लेकिन उसका दोस्त हांजुंग नीचे गिर जाता है, वो इतना ज्यादा घबराया हुआ होता है। उसके दोनों साथी भी उसे इस तरह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हांजुंग तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो? और साथ ही उसके नीचे दिखाते हैं, वो नीचे गिरने के बाद साथ ही सूसू कर देता है। वो दोनों कहते हैं तुम्हें क्या हो गया, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम इतनी ज्यादा कैसे घबरा सकते हो कि तुम्हारी सूसू भी निकल गई है। चाइन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि ली ये सब कुछ देखने के बाद मुस्कुरा रहा होता है। ली उसके सामने नीचे झुकता है और उसे कहता है क्या हुआ, तुम्हें क्या हो गया, क्या खड़ा होने में मैं तुम्हारी हेल्प करूं? वो उसके सामने अपना हाथ करता है, लेकिन साथ ही वो उसे फिर से एक बार घूर कर देखता है और साथ ही फिर से उसे कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस लोली लाइफ की कोई वैल्यू है, कोई औकात है, तो फिर हमारे रास्ते में कभी मत आना, वरना अगली बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। ली के इस बार उसे डराने की वजह से वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो साथ ही पॉटी भी कर देता है। उसके दोनों साथी उसकी इस हरकत की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं ली डूजोंग ये तुम क्या कर रहे हो? ली भी जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है। चाइन से कहता है चाइन चलो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, वरना हमें यहाँ पर कुछ और बहुत ज्यादा गंदा देखना पड़ जाएगा। चाइन उसे कहती है हाँ ठीक है मैं भी आ रही हूँ। फिर वो दोनों ही डंजन के गेट को पार करते हुए अंदर चले जाते हैं। डंजन के अंदर जाने के बाद ली उस डंजन को देखकर कहता है ये डंजन तो बहुत ज्यादा नॉर्मल लग रही है, मुझे नहीं लगा था कि डंजन इस तरह की होती है, वैसे वाकई में एक एफ रैंक की डंजन है। साथ ही ली अपने टैबलेट को निकालता है और अपने डंजन मैनेजमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। उसके पास इस डंजन को रजिस्टर करने का ऑप्शन होता है, वो उसको सिलेक्ट करता है और उसकी ये डंजन रजिस्टर हो जाती है। सिस्टम उसे कहता है इस डंजन के लिए तुमने रैंकिंग को एफ सिलेक्ट किया है, अगर इस डंजन को एक्सप्लोर करने के दौरान तुम्हें लगता है कि जिसका डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा है तो तुम इसकी रैंकिंग को चेंज कर सकते हो। साथ ही उसके पास मैप भी ऑनलाइन हो जाता है, यानी कि उनके पास एक मैप होता है कि उन्होंने इस डंजन के अंदर कहाँ तक जाना है। ली उससे कहता है मेरा मैप ऑन है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चाइन उसे कहती है हाँ मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, चलो फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चाइन कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती है, जबकि ली को भी उसके ऊपर शक हो रहा होता है कि ये डंजन में आने के बाद इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों है। यहीं पर चाइन अपने बारे में बताती है कि आज से पहले उसने डंजन के अंदर किसी भी मॉन्स्टर को नहीं मारा, डंजन में गिल्ड्स के साथ जाती तो रही है लेकिन उनके साथ सिर्फ बैग्स उठाकर जाती रही है। चाइन कहती है आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज मेरे साथ मैनेजर है, मुझे मैनेजर को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को मैनेजर के सामने प्रूव करना पड़ेगा, रास्ते में जितने भी डीमंस मॉन्स्टर आएंगे मैं सभी को मार डालूंगी। वहीं पर उन्हें
साइड से आवाज आती है। वहाँ पर कुछ और हंटर्स भी होते हैं जिन्होंने वहाँ पर जितने भी गॉब्लिन मॉन्स्टर्स होते हैं सभी को मार दिया होता है और वो कह रहे होते हैं हमने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है, चलो यहाँ से चलते हैं। टाइन ये देखकर रोना शुरू कर देती है और कहती है इन सभी लोगों ने तो पहले से मॉन्स्टर्स को मार दिया है। ली उससे कहता है मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर हमसे पहले भी कोई हंटर पार्टी आ चुकी है। चाइन रोते हुए वहीं पर नीचे बैठ जाती है और ली से कहती है मैं तो तुम्हें ये दिखाना चाहती थी कि मैं एक रिलायबल पर्सन हूँ, बहुत ही अच्छी हंटर हूँ और मैं गॉब्लिन्स को मार सकती हूँ। ली से कहता है एक तरह से ये अच्छा ही हुआ कि उन्होंने सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को मार दिया है, हमें मॉन्स्टर्स को मारना नहीं पड़ेगा। हम लोग अपने मैप को फॉलो करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुँच जाएंगे और इस तरह हमारा काम भी जल्दी खत्म हो जाएगा। ली को क्योंकि चाइन की एबिलिटीज के ऊपर शक होता है वो जल्दी से उसके स्टैट्स को ओपन करता है क्योंकि डेटा में उसके पास उसका सारा डेटा होता है। वो उसके डेटा को चेक करता है तो उसका डेटा कुछ खास नहीं होता, ना तो उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है और माना की पावर तो उसके पास बिल्कुल 0 है। लेकिन जब वो उसके स्किल सेक्शन की तरफ देखता है तो उसके पास एक स्किल होता है जो कि एस रैंक का स्किल है, इसका नाम स्कॉलर स्वर्ड्समैनशिप होता है। लेकिन उसमें भी एक मसला होता है, उसका करंट फेस 1 होता है और उसमें लिखा गया होता है वो इस स्किल को यूज नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास माना की एनर्जी ना हो और माना की एनर्जी को हासिल करने के लिए उसे फेज 3 को कम्प्लीट करना होगा। ली चाइन से पूछता है चाइन क्या तुम्हारा वेकेंट स्किल जो है एक एस रैंक का स्किल है जिसका नाम स्कॉलर स्वर्ड्समैनशिप है। चाइन भी खुश हो जाती है और कहती है हाँ लगता है कि तुमने सिस्टम में मेरे बारे में चेक किया है, मेरे पास एक एस रैंक का स्किल है। जब मुझे पहली बार ये स्किल मिला था तब मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि ये एक रेयर एस रैंक का स्किल है। एस रैंक का स्किल हर किसी को नहीं मिलता। जब मैं हंटर्स अकेडमी में थी तब मैं नंबर 1 थी, सबसे ज्यादा बेस्ट थी। वो अपनी स्टोरी बताने में उसे बहुत ज्यादा खो जाती है, वो बार बार उसका नाम पुकार रहा होता है लेकिन चाइन उसकी बातों को इग्नोर कर रही होती है और उसे अपनी स्टोरी बताती है। चाइन कहती है जब मैं अकेडमी में थी तब मैं बहुत ज्यादा होशियार थी और मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थी, सिर्फ अपने एस रैंक के स्किल की वजह से। मेरे सारे रिटन एग्जाम बिल्कुल परफेक्ट थे, मैंने सारे एग्जाम्स को पास किया। फिजिकल ट्रेनिंग में और तलवारबाजी की ट्रेनिंग में भी मैं काफी ज्यादा अच्छी थी। लेकिन हंटर अकेडमी से पास होने के बाद मैं यहीं पर अटक गई हूँ। अगर फेज 3 तक पहुंचने से पहले मैं माना की पावर्स को गैदर नहीं कर सकती। अगर मेरे पास माना की पावर नहीं है तो मैं एक अच्छी हंटर नहीं बन सकती और साथ ही मेरा लेवल नहीं अप हो सकता। सिस्टम मुझे बार बार कहता है कि जब तक मैं फेज 3 तक नहीं पहुंच जाती तब तक मैं माना की पावर को यूज नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं है कि फेज होता क्या है और मैं इस फेज को कम्प्लीट कैसे करूंगी। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मैं हर बार फेल हो जाती हूँ और साथ ही वो और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है। ली जो कि बार बार चिल्लाकर उसका नाम पुकार रहा होता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रही होती। ली आगे बढ़ता है और उसे पकड़कर साइड पे खींच लेता है। उसी वक्त एक गॉब्लिन का बैट उसके सामने आकर गिरता है। चाइन उसे कहती है ये गॉब्लिन यहाँ पर कहाँ से आ गए, मेरा तो इनकी तरफ ध्यान ही नहीं था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। चाइन जो कि नीचे गिरी होती है, ली उसको ऊपर उठाता और कहता है तो आप जल्दी करो, तुम एक हंटर हो, अपना कमाल दिखाओ और इन सभी को मार डालो। और साथ ही ली उसे आगे की तरफ धक्का देता है और कहता है चलो जल्दी करो, इन सबको मार डालो। चाइन उसे कहती है अच्छा ठीक है, मैं इन सबको मार डालती हूँ। चाइन सोच रही होती है मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है मैनेजर के सामने अपने आप को साबित करने का। और साथ ही वो भागती हुई एक गॉब्लिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो गॉब्लिन अपने बैट को घुमाता है, चाइन नीचे बैठकर उसके अटैक को डॉज कर लेती है और साथ ही वो ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपनी तलवार को उसके चेहरे पर चला देती है। उसके चेहरे के ऊपर एक छोटा सा कट लगता है। गॉब्लिन अपने चेहरे पे हाथ रखता है और उसके चेहरे से ब्लड निकल रहा होता है। चाइन कहती है मैं तो अपनी तलवार से इसके चेहरे को ज्यादा अंदर तक नहीं काट पाई, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे सेकंड अटैक करना होगा। और साथ ही वो फिर से जंप करते हुए उसके चेहरे पर एक जबरदस्त किक मारती है जिससे वो गॉब्लिन मॉन्स्टर पीछे की तरफ धकेला जाता है लेकिन वो नीचे नहीं गिरता। यहीं पर चाइन बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उस गॉब्लिन का सर काट देती है। चाइन एक गॉब्लिन को मारने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पीछे की तरफ देखते हुए कहती है मैनेजर क्या तुमने देखा मैंने गॉब्लिन को किस तरह मारा है। लेकिन साथ ही वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ये अपना टैबलेट लेकर अपने ध्यान खड़ा होता है जबकि एक गॉब्लिन उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जा रहा होता है। चाइन चिल्लाकर उसे कहती है मैनेजर सामने की तरफ देखो, सामने से गॉब्लिन तुम पर अटैक करने वाला है। और वो गॉब्लिन ली के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है और अपने पंजे के साथ उस पर अटैक करने लगता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 3 का एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरियम डीमन के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट सीन के ऊपर हमने देखा था ली डोजुन और चाइन दोनों ही एक डंजन के अंदर होते हैं जहां पर उनका सामना गॉब्लिन्स के साथ होता है। डोजुन वहां पर उस डंजन के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है जबकि इनको वहां पर गॉब्लिन्स के साथ फाइट करनी होती है और साथ साथ वो उसको बता रहा होता है कि तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल ठीक नहीं है। उसे तलवारबाजी के बारे में भी कुछ बताता है। चाइन वहां पर एक गॉब्लिन को मार देती है, उसकी गर्दन काट देती है और उसके बाद पीछे की तरफ घूमकर डोजुन से कहती है क्या तुमने देखा, देखो मैंने एक मॉन्स्टर को मार दिया। लेकिन उसी वक्त एक गॉब्लिन मॉन्स्टर जो होता है हमारे डोजुन की तरफ भागता हुआ आगे बढ़ता है। साथ ही चाइन चलाकर उसे कहती है कि एक गॉब्लिन तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहा है, मैनेजर प्लीज
प्लीज इससे बचो। तो हमारा डूजुन बड़ी आराम से वहाँ पर अपने हाथ में अपना टैबलेट लेकर खड़ा होता है, जैसे कि उसे उस बड़े से मॉन्स्टर की बिल्कुल परवाह ना हो। तो वो गॉब्लिन भागता है, उसकी तरफ आके बढ़ रहा होता है और इसी के साथ ही वो गॉब्लिन जो होता है उसका करीब पहुंच जाता है, अपने पंजे को घुमाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमारा डूजुन क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गेस्ट है, इसी वजह से उसे पहले से पता था कि उसका अटैक कहाँ पर लैंड होने वाला है और वो हल्का सा स्लाइड करता है, जिसके साथ ही जो होता है वो स्लिप हो जाता है। डूजुन उसके अटैक को क्योंकि अवॉइड कर लेता है, इसी के साथ ही गॉब्लिन मॉन्स्टर जो होता है वो स्लिप होकर पीछे गिरता है और पीछे खाई होती है और उस खाई के अंदर गिर जाता है। तो हमारा डूजुन जो होता है वो बिना कोई अटैक किए अपने आप को उस मॉन्स्टर से बचा लेता है। देखने के बाद चाइन भी काफी ज्यादा हैरान होती है। तुम्हारा डूजुन उसे कहता है कि तुम अभी तक यहाँ पर फाइटिंग के दरमियान में हो और तुम यहाँ पर मेरी तरफ नहीं देख सकती, चलो अपनी फाइटिंग को कंटिन्यू करो। गॉब्लिन भी उसी की तरफ भी देख रहा होता है, फिर साथ ही वो दोनों फिर से फाइट स्टार्ट करते हैं। तो हमारी चाइन अपनी तलवार उठाती है और गॉब्लिन के ऊपर अटैक करती है, जबकि गॉब्लिन अपना डंडा लेकर उसके ऊपर अटैक करता है तो अपनी तलवार से अटैक को ब्लॉक करती है। गॉब्लिन क्योंकि स्ट्रेंथ के हिसाब से चाइन से ज्यादा होता है, चाइन क्योंकि अभी तक माना की पावर को यूज नहीं कर सकती, इसी वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम होती है। गॉब्लिन के अटैक की वजह से वो पीछे की तरफ फट जाती है। तो हमारा जो डूजुन होता है वो से कहता है तुम इतनी जल्दी थक कैसे सकती हो, तुमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 गॉब्लिन मॉन्स्टर से फाइट किया, एक को मारा और दूसरे से फाइट कर रही हो। तो कहती है नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं थकी। इसी के साथ ही गॉब्लिन मॉन्स्टर जो होता है वो अपने डंडे के साथ चाइन के ऊपर अटैक करता है। तो चाइन को इस बार डंडा बिल्कुल सामने की तरफ स्टैब होता है, जिसके साथ ही चाइन पीछे की तरफ गिर जाती है। चाइन पीछे हटने के बाद खड़ी होकर सामने की तरफ देख रही होती है। तो गॉब्लिन मॉन्स्टर भी उसकी तरफ देखकर हंस रहा होता है, क्योंकि उससे वाकई में पता है कि ये थक चुकी है। इसी के साथ ही चाइन फिर से अपनी तलवार को लेकर गॉब्लिन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जब वो उसके करीब पहुंचते तो गॉब्लिन अपने डंडे को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो हमारी चाइन को यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। डूजुन दूर से जब कुछ देख रहा होता है, डूजुन दूर से देखने के बाद एक लंबा सांस लेता है और कहता है कि मिस चाइन, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर तलवारबाजी के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या तुम्हें पता है कि तलवारबाजी की जो बेसिक फॉर्म होती है वो ऑफेंसिव होती है, डिफेंसिव नहीं होती। डूजुन उसे बताता है कि तुम कैसे अपनी तलवारबाजी को ठीक कर सकती हो। तुम्हें यहाँ पर अपने दुश्मन के मूव्स के साथ साथ ही अपनी तलवार के फ्लो को बढ़ाना होगा, यानी जैसे तुम्हें लगता है कि वो मूव करने वाले हैं उसी तरह तुम्हें अपनी तलवार को मूव करना है। उनकी स्ट्रेंथ को यूज करते हो उन्हीं के ऊपर यूज करना है। हालांकि तुम्हारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, तुम्हें लगेगा सामने वाला अपने डंडे से तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो तुम उसी के साथ साथ अपनी तलवार को आगे बढ़ाओ और उसी के जोर को उसी के ऊपर यूज करो। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारी ब्रीथिंग बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, अपनी सांस के ऊपर काम करो। तो चाइन जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ती है, एक लंबा सांस लेती है। लंबा सांस लेने के बाद सामने की तरफ देखती है। तुम्हारा डूजुन उसे कहता है क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है गॉब्लिन मॉन्स्टर भी तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा थका हुआ है, वो भी लंबे लंबे सांस ले रहा है। बस तुम्हें यहाँ पर अपने आप को बचा कर रखना, अपने स्टेमिना को बचा कर रखना होगा और वो हार जाएगा। हमारा डूजुन क्योंकि तलवारबाजी का एक्सपर्ट है, ये म्यूरियम वर्ल्ड में म्यूरियम डीमन बना था अपनी तलवारबाजी के बेस पर ही, तो इसी वजह से वो यहाँ पर टिप्स भी दे रहा होता है। तो वो चाइन से कहता है कि चाइन तुम्हें अपने दुश्मन के अटैक्स को फॉलो करना होगा, अगले अटैक को देखो और उसी के साथ उसके ऊपर अटैक करना। तो चाइन कहती है हाँ ठीक है। साथ ही मॉन्स्टर जो होता है वो भागते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, वो उसकी तरफ जैसे वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो हमारी चाइन अपनी तलवार को सामने की तरफ उठाती है और एक जबरदस्त स्टैंस लेती है। इस पर उसने अपनी सांस को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि बिल्कुल डूजुन ने जैसे उसे बताया था बिल्कुल उसने वैसा ही किया है। ऐसा गॉब्लिन मॉन्स्टर उसके करीब पहुंचने के बाद अपने डंडे को ऊपर की तरफ उठाता है, अपने डंडे को ऊपर की तरफ उठाकर चाइन के ऊपर अटैक करता है। तो चाइन जो होती है वो बड़ी स्पीड से नीचे से निकल जाती है। देखकर तो गॉब्लिन मॉन्स्टर भी हैरान होता है कि वो लड़की कहां पर चली गई, जबकि वह चाइन उसके पीछे जाकर खड़ी होती है, अपनी तलवार को उसकी गर्दन के ऊपर रखती है और कहती है गॉब्लिन मॉन्स्टर तेरा काम तमाम, और फिर साथ ही वहीं पर अपनी तलवार को फेर देती है जिससे उस गॉब्लिन मॉन्स्टर की गर्दन काट देती है। चाइन ने यहाँ पर सेकंड गॉब्लिन मॉन्स्टर को भी मार दिया। वो कहती है यहाँ पर हुआ क्या था, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कैसे कर लिया, क्या ये स्कॉलर स्वॉर्ड्समैनशिप थी? स्वॉर्ड्समैनशिप ये भी तलवारबाजी की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। एक्शन में शाम के वक्त का दिखाया जाता है, वहाँ पर गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को स्ले करने के बाद चाइन अब काफी बुरी तरह से थक चुकी होती है और वो वहीं पर रिफ्ट के दरवाजे के पास ही लेटी होती है। तुम्हारा डूजुन से कहता है कि मिस चाइन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम लोगों ने इस डंजन की सारी वैल्यूएशन कर ली है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया। तो आप जल्दी से वापस चलते हैं। तो वो से कहती है सर रुको तो सही, मुझे काफी ज्यादा सांस चढ़ा हुआ है, मैं थकी हुई हूँ, मुझे यहीं पर थोड़ी देर लेटने दो। तुम्हारा डूजुन से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अकेले आकर मॉन्स्टर्स को मारती तो फिर तुम और भी ज्यादा पैसा कमा सकती थी। आज तुम हमारी मैनेजमेंट टीम के साथ यहाँ पर क्यों आई हो, क्योंकि हम तो सरकारी ऑफिस में काम करते हैं और तुम्हें यहाँ पर सरकारी पे ही मिलने वाली है। फिर उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है क्योंकि मैं ये सब कुछ पैसे के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रही, मैं यहाँ पर तुम्हारे ग्रुप का पार्ट बनना चाहती थी, इसी वजह से। फिर ऐसा कह लो कि मैं किसी ग्रुप का पार्ट बनना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत ही लो लेवल की हंटर हूँ, तो इसी वजह से कोई मुझे अपने ग्रुप में लेना नहीं चाहता था। तो फिर साथ ही वो हमारे डूजुन से कहती है मैनेजर मुझे लगता है कि तुम अपनी रियल स्ट्रेंथ को छुपा रही हो। तो हमारा डूजुन उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम क्या बात कर रही हो। चाइन उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर देखा है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहे हो, जब वो गोब्लिन तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था तुमने बड़ी इजीली उसके अटैक को अवॉइड कर लिया और साथ ही तुम मुझे टिप्स भी दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और तुम उसे छुपा रहे हो। इसके साथ ही हमारा डूजुन पोर्टल से बाहर चला जाता है और कहता है मैं पहले जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी कुछ भी समझ नहीं आ रही। जबकि चाइन जो होती है वो
वो सोच रही होती है कि ये लाजमी तौर पर कोई ना कोई बात छुपा रहा है। तो नेक्स्ट सीन हमें बाहर का दिखाया जाता है रात के वक्त। डूजुन अपने अपार्टमेंट की तरफ वापस जा रहा होता है तो चाइन उसके पीछे पीछे आ रही होती है। तो हमारा डूजुन जो होता है थोड़ी देर चलने के बाद रुक जाता है और कहता है चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, अगर तुम 10 सेकंड में बाहर आ जाती हो तो मैं नाराज नहीं होऊंगा, मुझे पता है तुम मेरे पीछे आ रही हो। उसी वक्त चाइन पीछे से बाहर निकलती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इसी वजह से मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। तो डूजुन कहता है कि कौन से सवाल का जवाब, फिर साथ उसे महसूस होता है कि इसे भूख लगी है। वो उसे कहता है तुम जबकि यहाँ पर आ ही गई हो तो फिर ठीक है मेरे साथ आओ, हमारा अपार्टमेंट यहीं पर है, वहाँ पर कुछ खाना खा सकती हो और खाना खाने के बाद चली जाना। तो चाइन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ठीक है मैनेजर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो उसके साथ ही आगे की तरफ चल पड़ती है। तो वहाँ पर आगे की तरफ चलते हुए चाइन उसे कहती है मैनेजर मुझे लगता है कि रात काफी हो गई है, मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ अकेले एक ही रूम में नहीं होना चाहिए, मैं वापस चली जाती हूँ, फिर किसी दिन तुमसे बात होगी, बाहर किसी होटल में बैठकर खा लेंगे। तो जो उसे कहता है नहीं अभी तो खाना तैयार हो ही चुका होगा और वैसे भी हम लोग अपार्टमेंट के दरवाजे के सामने पहुंच चुके हैं। तो ये बात सुनने के बाद चाइन बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या तुमने क्या कहा, खाना तैयार हो चुका होगा, तुम्हारे लिए खाना किसने तैयार किया होगा। तो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस अपार्टमेंट में अकेला नहीं रहता, मेरी बेटी मेरे साथ रहती है। ये बात सुनने के बाद बेचारी चाइन को झटका लगता है। वो कहती है क्या बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है। वो बेचारी वहीं पर काफी ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है इसकी बेटी कैसे हो सकती है, मुझे तो लगा था कि ये बहुत ज्यादा यंग है तो अभी इसकी शादी भी नहीं हुई होगी, मेरे तो चांसेस के ऊपर अभी से पानी फिर गया है। डूजुन से कहता है अंदर जाने के बाद मेरी बेटी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं हंटर ऑफिस में काम करता हूँ, उसे लगता है कि मैं एक नॉर्मल ऑफिस में काम करता हूँ। तो वो उसे कहती है हाँ ठीक है नहीं पता चलेगा। बेचारी काफी ज्यादा उदास होती है कि इसकी एक बेटी है और इसकी शादी भी हो चुकी है। तो वो सोच रहा होता है कि पता नहीं मैं इनको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है, अभी बहुत ज्यादा यंग है तो इनकी नई नई शादी हुई होगी और इनका बच्चा भी काफी छोटा होगा। इसी के साथ दरवाजा खुलता है, जुनही अंदर से बाहर निकलती है और उसे कहती है वेलकम फादर। जैसे ही उसे वेलकम कहती है इसी के साथ ही वो लड़की को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और चाय भी उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। चाइन कहती है ये क्या, ये तो एक बड़ी लड़की है। और साथ ये भी सोच रही होती है कि ये इतनी बड़ी कैसे हो सकती है, अगर ये डूजुन की बेटी है तो फिर ये इतनी बड़ी कैसे है। ऐसा तो नहीं है कि इसके पास कोई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जब ये पैदा हुई तो पैदा होने के साथ ही कुछ ही महीनों में इतनी बड़ी हो गई है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई डंजन से आई हुई मॉन्स्टर तो नहीं लगती। उन्हें भी अपने फादर से पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो हमारा डूजुन उसे बताता है कि ये मेरी कोवर्कर है, मेरे साथ काम करती है। टाइन भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बताती है कि हाँ मैं भी तुम्हारे फादर के साथ पब्लिक सर्विस ऑफिस में काम करती हूँ। तो वो कहती है क्या वाकई बस इतना ही है। तुम्हारे चाइन से कहती है हाँ बस इतना ही है। फिर साथ ही जुनही दरवाजे के साथ लटक कर फिर उसे एक बार उससे पूछती है क्या वाकई में ऐसी बात है। तुम्हारा डूजुन उसे कहता है हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, चलो जल्दी से अब दरवाजा खोलो, हमें काफी भूख लगी है, हमें अंदर आना है। उनको अंदर आने के लिए वेलकम कहती है तो वो लोग अंदर आकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि हमारे डूजुन का घर काफी ज्यादा साफ सुथरा और चमकदार होता है क्योंकि जुनही ने सारा दिन घर पे रहकर घर को चमका दिया होता है। देखने के बाद चाइन भी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है तुम्हारा घर तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसके साथ ही जुनही से कहती है हाँ मिस क्यों नहीं, हमारा घर काफी ज्यादा साफ सुथरा है, अब तुम जहाँ पर आई गई हो तो क्यों ना तुम टी कॉफी पीकर ही जाना, क्योंकि टी कॉफी पीकर जाओगी तो हमें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारा डूजुन से कहता है नहीं खाने का टाइम हो चुका है, जाओ जाकर इसके लिए खाना प्रिपेयर करो, मैंने इसे खाने का बोला था। सुनने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ, जाकर खाना प्रिपेयर करती है और वो खाना प्रिपेयर करने के लिए चली जाती है। जबकि हमारी चाइन जो होती है उसकी हरकतें देखने के बाद हमारे डूजुन से कहती है क्या तुम्हारी बेटी इस वक्त जवानी से गुजर रही है, जरा देखो सही उसकी हरकतें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जबकि वो गुस्से के साथ से कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, म्यूरियम डीमन के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूं। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी तक कभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बाय द वे मैं हूं अरसलान आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ीफ्लिक्स। लास्ट सीन के ऊपर हमने देखा था कि चाइन हमारे डूजुन के डिपार्टमेंट में आती है जहाँ पर जुनही उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। तो इस सीन में वो लोग टेबल के ऊपर बैठे होते हैं, वहाँ पर उनके सामने खाना होता है। चाइन खाना खाती है और कहती है तुम्हें तो किमची बनाना भी आता है। जुनही कहती है नहीं मैंने नहीं बनाया, मैं खरीद कर लाई हूँ। साथ ही वो उसे कहती है हाँ तुमने ये वाली डिश बनाई, ये डिश बनाई। वो से कहती है ये सारे का सारा मैं डिपार्टमेंटल स्टोर से लेकर है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। कि वो सीधे मुझसे कोई बात नहीं कर रही होती क्योंकि उसे चाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होती कि चाइन उसके फादर के साथ यहाँ पर आई है जो कि असल में उसके अंकल है, फादर भी नहीं है। फिर साथ ही जुनही की नजर साइड के ऊपर पड़े उसके सूटकेस के ऊपर पड़ती है। वो से कहती है क्या ये एक सूटकेस है, ये तो एक हंटर वाला सूटकेस है। तुम्हारी चाइन से कहती है हाँ मैं एक हंटर हूँ, जो हंटर वाला सूटकेस है कि मैं एक लो रैंक की हंटर हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक F क्लास की हंटर हूँ, लेकिन ये वाला बॉक्स जो है मेरा, इसके अंदर मेरे गेयर्स पड़े हुए हैं। तो वो जुनही के सामने अपनी तारीफें कर रही होती है कि ये वाला जो मटेरियल है वो कौन सी चीज के साथ बना हुआ है। इसी के साथ ही अपने मुंह पे हाथ रख दिया क्योंकि हमारे डूजुन ने से कहा था कि उसे उसकी बेटी को इस बारे पता नहीं चलना चाहिए कि वो हंटर ऑफिस में काम करता है। जैसे वो पीछे की तरफ घूमती है डूजुन उसे घूर घूर कर देख रहा होता है तो वो उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, जबकि जुनही कहती है क्या तुम एक हंटर हो, लेकिन मेरे फादर तो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल ऑफिस में काम करते हैं, तो फिर तुम उनके कोवर्कर कैसे हो सकती हो। तो हमारा डूजुन बात को संभालने के लिए उसे कहता है कि ये पार्ट टाइम इस तरह के काम करती है, जैसे ऑफिस से छुट्टी होने के बाद एक हंटर का काम करती है। ये बात सुनने के बाद जुनही बहुत
बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या वाकई में, हाथ पकड़ती है और उसे कहती है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा ऑसम हो, अगर तुम हंटर की जॉब करती हो तो ये बहुत ज्यादा कमाल की बात है। क्या तुम्हें पता है कि मैं भी एक हंटर बनना चाहती हूँ। ये अपने पास से एक लेटर निकालती है और उसे कहती है हंटर्स अकेडमी ने मुझे सिलेक्ट कर लिया हुआ है, 3 महीने के बाद मेरी स्टडी स्टार्ट होने वाली है। चाइन उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है। तो चाइन उसे कहती है मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक F ग्रेड की हंटर हूँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर हंटर बनोगी। जूनियर से कहती है इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुमने अकेडमी के टेस्ट को तो पास किया है, अगर तुमने टेस्ट को पास किया तो इसका मतलब यह कि तुम मेरी मदद कर सकती हो उस टेस्ट की तैयारी के लिए। चाइन उसे कहती है हाँ ये बात तो है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उसकी तैयारी के लिए। फिर साथ ही वो उसे अपनी सिस्टर कहना शुरू कर देती है, यानी कि अब उसे चाइन पसंद आ रही होती है। वो चाइन से कहती है मुझे ये बताओ कि तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटी क्या है। वो ढेर सारी बातें करने के बाद खाना खत्म होता है, चाइन वहाँ से बाहर निकलती है। चाइन उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे घर में कुछ ज्यादा देर रुक गई और तुम्हारा खाना भी खा लिया। तो जूनियर से कहती है सिस्टर परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगली बार जरूर यहाँ पर आना, मैं तुम्हारे लिए और बहुत सारा खाना बनाऊंगी। मुझे आज तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो भी उसे कहती है हाँ क्यों नहीं। चाइन उसे कहती है तो फिर ठीक है मैं अगली बार जरूर आऊंगी। तो इसी के साथ जूनियर धीरे से उसे कहती है नहीं आने की जरूरत नहीं है। चाइन उसे कहती है अब इस बात का क्या मतलब है, थोड़ी देर पहले तो तुम मेरी तारीफें कर रही थी। जूनियर से कहती है अब मैं क्या करूँ, मुझे जो चीज पसंद नहीं आती मैं उसको देखना नहीं चाहती, इसी वजह से तुम दोबारा मत आना। बेचारी चाइन वहाँ पर शर्मिंदा होकर पीछे की तरफ मुड़ जाती है, जबकि डूजन उसे कहता है कि मैं इसे सबवे स्टेशन तक छोड़ कर आता हूँ, तुम वापस अंदर चली जाओ। और इसी के साथ ही डूजन उसके साथ आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है, जबकि यूं ही गुस्सा होकर अंदर चली जाती है। चाइन और डूजन दोनों ही रास्ते में चलते हुए जा रहे होते हैं सबवे स्टेशन की तरफ। तो रास्ते में चाइन उसे कहती है तो ये लड़की जो नहीं ये तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा डूजन उसे कहता है अब इस बात का क्या मतलब है, तुम्हें अचानक से ये कैसे पता चल गया। वो उसे कहती है क्योंकि उसका लास्ट नेम सियोल है और ऊपर से जरा अपनी एजेस को देखो, 26 साल का और वो 17 साल की। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी बेटी पैदा होते ही इतनी बड़ी हो गई हो। वैसे भी तुम्हारे हाथ के ऊपर कोई भी रिंग नहीं हो, ना ही तुम्हारी शादी की कोई पिक्चर रखी हुई, पूरे घर में कोई भी शादी की पिक्चर नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है। तो डूजन उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारा दिमाग इस तरह की सिचुएशन में काफी ज्यादा तेज चलता है, तुमने सारे का सारा एनालाइज भी कर लिया और हिसाब लगा लिया कि वो मेरी बेटी नहीं है। चाइन उसे कहती है चलो जल्दी से बताओ कि उस लड़की से तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है। और साथ ही वो अपने पास से नंबर मिलाते हुए उसे कहती है मैं पुलिस को बुलाने लगी हूँ, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने उस लड़की को किडनैप किया हुआ है। डूजन उसे कहता है रुक जा मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो लड़की कौन है। वो उसे बताता है कि जुनही वो मेरे भाई की बेटी है, मेरा बड़ा भाई किसी सिचुएशन की वजह से उसका ख्याल नहीं रख सकता, इसी वजह से उसने उसे यहाँ पर भेज दिया है। उसने उसे कहा था कि आज के बाद से तुम सभी को यही बताना कि तुम मेरी बेटी हो। चाइन उसकी बात सुनने के बाद कहती है अच्छा ठीक है प्लीज मुझे माफ करना, मैं ऐसे बीच में आ गई। तो वो उसे कहता है कोई बात नहीं, बस बाकी सभी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे घर के ऊपर कोई लड़की रहती है। हमारा डूजन उसे सबवे स्टेशन के ऊपर छोड़ता है और उसे कहता है कि इससे आगे मैं और नहीं जा सकता, मैं वापस जा रहा हूँ। तो वो उसे कहती है क्यों नहीं। तो इसी के साथ ही वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ता है, जबकि चाइन वहाँ पर उसकी तरफ देखकर सोच रही होती है। वो कहती है कि मुझे एक और बात याद आ रही है, जुनही का नाम जो सर नेम था वो सियोल था, डूजन का सर नेम ली है, क्या इसका भाई भी इसका सगा भाई नहीं है, क्या वो भी इसका सौतेला भाई है। फिर साथ ही वो कहते हैं खैर मुझे इससे क्या, चलो जल्दी से घर वापस चलते हैं, काफी ज्यादा देर हो गई है। तो नेक्स्ट सीन में फिर से ऑफिस का दिखाया जाता है। तुम्हारा डूजन अपना वर्क जब बॉस को सबमिट करवाता है तो बॉस देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या तुमने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में किया है। तुम्हारा डूजन उसे कहता है क्या इसमें कोई मसला है। वो उसे कहता है नहीं इसमें कोई मसला नहीं है, वैसे इस तरह का काम करने में तकरीबन 4-5 महीने लग जाते हैं, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में ये सारा काम कर दिया। इसी के साथ ही बॉस साइड के ऊपर होक्सू की तरफ देखता है और उसे कहता है कि योक्सू कहीं तुमने इसकी मदद तो नहीं की। योक्सू कहता है नहीं बॉस मैंने इसकी बिल्कुल मदद नहीं की। तो इस बात से खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा हूँ। फिर साथ ही हमारे डूजन को थम्स अप करते हुए कहता है कि लड़के तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, इससे मतलब यह कि तुम मुझसे भी ज्यादा बेहतर काम कर सकते हो। तो हमारा डूजन भी काफी ज्यादा खुश होता है अपनी तारीफ सुनकर। इसके साथ ही चाइन भी वहाँ पर पहुंच जाती है। चाइन उसे कहती है कि मैनेजर मुझे नहीं पता था कि तुम अपने काम में इतनी ज्यादा अच्छे हो, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तुम्हारा डूजन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी तो आज छुट्टी है। कि बॉस भी चाइन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा है और कहता है क्या तुम ओवर टाइम करने के लिए आए हो। तो हमारा डूजन वहीं पर कुर्सी के ऊपर बैठता है और उसे कहता है चाहे तुम छुट्टी वाले दिन ही क्यों ना आ जाओ, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हें सैलरी तो वही मिलेगी जो तुम्हें मिलनी है। चाइन अपने पास एक लेटर निकालती है और मैं डूजन को देती है। मैं डूजन कहता है ये क्या है, इस लेटर के ऊपर क्या लिखा हुआ है। जबकि युक्सू से कहता है मुझे लगता है कि हंटर्स रेटिंग इवैल्यूएशन एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है और ये उसकी डेट तुम्हारे पास लेकर आई होगी। जबकि तुम्हारे पास एक हंटर आ चुका है तो तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए। वो हमारे डूजन को बता रहा था क्योंकि तुम्हारे पास हंटर है तो इस हंटर इवैल्यूएशन टेस्ट में तुम्हें इसके साथ जाना पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पर हमें हंटर रेटिंग इवैल्यूएशन के बारे में बताया जाता है। तो कहता है कि एक हंटर की जिंदगी में ये बहुत ही स्पेशल दिन होता है क्योंकि हर साल के बाद एक बार दिन आता है जहाँ पर हंटर्स अपनी फिजिकल एबिलिटीज और अपने रैंक हासिल करते हैं और जाकर उनको चेक किया जाता है, उनकी रेटिंग्स को टेस्ट किया जाता है। जब उनकी रेटिंग्स को टेस्ट किया जाता है तो उसके बाद उन्हें एक रैंक दिया जाता है। मिलने के बाद वो लोग अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से गिल्ड को ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गिल्ड्स के मेंबर्स पहले से आए होते हैं। उनको ज्वाइन करवाने के लिए वो वहाँ पर उनकी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे गिल्ड को ज्वाइन करो, जितना ज्यादा हायर रैंक होगा उतने ज्यादा तुम्हारे पास चांसेस होते हैं अच्छे ग्रुप को ज्वाइन करने के। तुम लोग इस दिन को ऐसा भी कह सकते हो कि जब ये
हंटर इवैल्यूएशन टेस्ट होता है वहाँ पर हंटर्स की मार्केट लगी होती है, वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे हंटर्स मिल सकते हैं, वहाँ पर हंटर्स ट्रांसफर भी होते हैं और वहाँ पर हंटर्स अपने लिए भी जा सकते हैं, गिल्ड्स को ज्वाइन करते हैं और गिल्ड्स को छोड़ते हैं। तो यहीं पर हमारे डूजुन से कहता है कि हमारे बॉस को ये दिन बहुत ज्यादा नापसंद है, क्योंकि जब हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट हंटर मिलता है और जब वो दिन आता है जब वो वैल्यूएट करवाता है, उसको अगर ज्यादा हायर रैंक मिल जाता है तो वो हमारे डिपार्टमेंट को छोड़कर किसी और अच्छे गिल्ड को ज्वाइन कर लेता है जहाँ पर उसे सैलरी अच्छी मिलती हो। तो वजह से बॉस को ये दिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। युक्सो से कहता है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर काम की बात बताऊं तो वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि चाइन को इस वाले टेस्ट में बहुत ही कम रैंकिंग मिले, अगर उसे कम रैंकिंग मिलेगी तो वो हमारे हंटर ऑफिस को छोड़कर नहीं जाएगी। तो मैं चेक करके बताता हूँ कि उसका पहला एग्जाम कब होने वाला है। तो वो कहता है इसका पहला एग्जाम तो इसी हफ्ते के एंड पर है। डूजुन चाइन से कहता है मिस चाइन मुझे ये बताओ क्या तुम हमारे हंटर डिपार्टमेंट को छोड़कर जाना चाहती हो, क्योंकि ये सरकारी डिपार्टमेंट है, तुम्हें ज्यादा सैलरी नहीं दे सकता। तो चाइन उसे कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट को छोड़कर जाना चाहती हूँ, मैं तो बस अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाना चाहती हूँ। डूजुन उसे कहता है कि वैसे भी ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए डिसाइड नहीं कर सकता, ये तुम्हारी रैंकिंग के बाद ही पता चलेगा। डूजुन उसे कहता है वैसे ये काफी ज्यादा अच्छा आइडिया, अगर तुम हमें छोड़कर ना भी जाओ और तुम्हारा रैंक भी हायर हो जाए तो हमारे लिए भी ज्यादा इजियर हो जाएगा, हम लोग आसानी से डंजन्स को जाकर क्लियर कर सकते हैं और वहाँ पर उनके लिए डेटा हासिल कर सकते हैं, इससे तुम्हारी एनुअल सैलरी भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। चाइन उसकी बात सुनने के बाद उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी एफ रैंक से आगे बढ़ सकती हूँ। ये बात सुनने के बाद डूजुन काफी ज्यादा हैरान होता है। तो यहाँ पर वो उसे सारी बात बताती है। वो उसे कहती है कि हम लोग रैंकिंग जब हासिल करते हैं तो रैंकिंग्स माना के ऊपर डिपेंड करती है, जितना ज्यादा हमारे पास माना की पावर ज्यादा होगी उतना ज्यादा हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जितनी ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है उतनी ज्यादा हमारी रैंकिंग है, हंटर्स की रैंकिंग बढ़ती है। क्योंकि चाइन एक ऐसी लड़की है जो कि माना की पावर को यूज ही नहीं कर सकती। जब से इसने हंटर्स एग्जाम को पास किया तब से लेकर अभी तक इसने एक बार भी माना की पावर को यूज नहीं किया, क्योंकि इसके पास माना की पावर है ही नहीं। इस वजह से वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा पा रही, जिसकी वजह से वो एफ रैंक से आगे नहीं बढ़ सकती। तो डूजुन भी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है तो इसके लेवल को कैसे बढ़ाया जाए, इसकी बॉडी के अंदर माना कैसे लाया जाए। कहता है कि हमें यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए, जबकि चाइन उसे कहती है नहीं कोशिश करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मैं माना की पावर को यूज नहीं कर सकती। डूजुन उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि फिर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेब क्लास की डंजन्स में ही काम कर सकता हूँ, मुझे हायर क्लास की डंजन्स नहीं मिलेंगी। चाइन उसे कहती है तो फिर तुम्हें अपने लिए किसी और हंटर को ढूंढ लेना चाहिए जिसके साथ तुम हायर क्लास की डंजन में जा सको। तो मैं डूजुन उसे कहता हूँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, फिर मैं आज यहाँ पर अखबार में इश्तिहार दे देता हूँ कि मुझे एक हंटर की तलाश है जो कम से कम सी रैंक के ऊपर हो, यहाँ पे डी रैंक के ऊपर हो। चाइन की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा उदास हो जाती है, जबकि डूजुन उसे कहता है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरी हंटर हो, मैं तुम्ही को ट्रेन करूंगा, चलो जल्दी से मेरे साथ आओ, हम तुम्हारा रैंक बढ़ाते हैं। अपने ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ लेकर जाने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, म्यूरियम डीमन के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डूजुन चाइन से कहता है कि मेरे साथ आओ और उसे अपने साथ लेकर ट्रेनिंग ग्राउंड में चला जाता है। तो उनके अपनी फैसिलिटी में जहां पर वो पब्लिक ऑफिस में काम करते हैं, वहां पर उनके पास एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी होता है। तो वो उसे अपने साथ लेकर ट्रेनिंग ग्राउंड में आता है और उसे कहता है कि ये स्पेस हम लोग अपने ऑफिस के लिए यूज करते हैं, जहाँ पर हम लोग अपने हंटर्स को ट्रेनिंग के लिए छोड़ते हैं, वो जहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। वहाँ डूजुन उसे कहता है कि मैं भी यहाँ पर इस जगह के ऊपर पहली बार यहाँ, क्योंकि इससे पहले हमारे पास कोई हंटर नहीं था जिसे ट्रेनिंग की जरूरत हो। डूजुन उसे कहता है कि यहाँ पर जितने मटेरियल इस्तेमाल हुए वो सारे के सारे गवर्नमेंट की तरफ से में अलाउड किए गए हैं, इसी वजह से ये सारे मटेरियल्स बेस्ट क्वालिटी के हैं, तुम यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकती हो और यहाँ पर किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। हमारा डूजुन से कहता है कि चलो जल्दी से मुझे ये बताओ कि तुम माना की पावर को यूज क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर माना के ऊपर काम करने वाले हैं। डूजुन कहता है क्या तुमने कभी बॉडी स्ट्रेंथनिंग के बारे में सुना है? तो वो उसे कहती है मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया हुआ है, मैं माना की पावर को यूज इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं माना को गैदर ही नहीं कर सकती, मेरी बॉडी के अंदर जरा सा भी माना नहीं है। ऐसे भी एक और मेथड है जिससे हम लोग माना को बाहर से अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कंडीशंस होती हैं कि आपको एक खास लेवल पर होना चाहिए, इसी वजह से वो भी मेरे पर अप्लाई नहीं हो सकता। डूजुन से कहता है अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि तुम और क्या कर सकती हो। तो अपने पास से नोट्स निकालती है और कहती है कि वैसे मैंने तलवारबाजी के ऊपर नोट्स लिखे हुए हैं, ये वो सारे नोट्स हैं जो मैंने आसपास से सीख कर लिखे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको कैसे परफॉर्म करूं, मैं तलवारबाजी में नहीं आगे बढ़ पा रही, जिसकी वजह से मेरा लेवल आगे नहीं बढ़ पा रहा और मैं माना को गैदर नहीं कर पा रही। डूजुन उसके पास उसके नोट्स को लेता है, उसको ओपन करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे नोट्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, तुमने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो उसके ऊपर काफी कुछ लिखा होता है जो कि उसने अपने नोट्स आसपास के लोगों को नोटिस करने के बाद लिखे होते हैं। टाइन उसे कहती है हाँ ये काफी ज्यादा अच्छा है, वैसे मैंने इसके पीछे वाली साइड के ऊपर तलवारबाजी के कुछ स्किल्स भी बनाए हुए हैं, वो स्पेशल स्किल्स हैं, वो जो है वो स्पेशल स्किल्स स्कॉलर स्वर्ड्समैन के बारे में है। क्या तुम्हें स्कॉलर स्वर्ड्समैन के बारे में पता है? तुम्हारा डूजुन जो होता है उसकी बैक साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर स्टिकमैन की तरह के बने हुए कुछ स्टाइल्स होते हैं, ये मूव्स होते हैं जो तलवारबाजी के होते हैं। डूजुन उसे
कहता है कि तुम्हारी ड्राइंग तो काफी ज्यादा अच्छी है। वो कहती है नहीं इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो डूजुन उसे कहता है ये वाले जो स्पेशल मूव्स हैं ये तो स्कॉलर्स के मूव हैं। जबकि चाइन उसे कहती है लेकिन ये स्कॉलर के नहीं, मैंने तो 3 एंटिटी के हिसाब से इसको बनाया था। तुम्हारा चाइन डूजुन इसे कहता है नहीं ये 3 एंटिटीज नहीं है बल्कि ये स्कॉलर्स के मूव हैं। इनको देखकर तुम्हें बता सकता हूँ। फिर साथ ही यहाँ पर मैं स्कॉलर स्वर्ड्समैनशिप के बारे में बताया जाता है कि ये कहाँ से अराइज हुई थी। कहा जाता है कि एक बंदा जिसका नाम जिन सो वून था वो एक बहुत ही पावरफुल स्वर्ड सेन था। वो अचानक कहीं से जमीन के ऊपर अपीयर हुआ था। उस वक्त हमारी दुनिया में जो सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तलवारबाज था उसने उस तलवारबाज को बड़ी आसानी से हरा दिया और उस तलवारबाज को हराने के बाद वो अचानक से गायब हो गया। बस इतनी सी उसकी स्टोरी है। और उसके बाद ये स्कॉलर स्वर्ड्समैन की जो वाली स्पेशल टेक्निक है, टेक्निक वो अपने हारे हुए बंदे को देगा जिसको उसने हराया था, उसको वो स्पेशल टेक्निक देकर चला गया। और तब से लेकर अभी तक स्कॉलर स्वर्ड्समैनशिप इसी तरह चलती आ रही है और ये दुनिया की सबसे पावरफुल तलवारबाजी की टेक्निक बन चुकी है। तुम्हारा डूजुन से सारी कहानी सुनाने के बाद चाइन के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है कि मिस चाइन तुम कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे जैसा इस वक्त लकी कोई भी नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद चाइन भी काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि हमारे डूजुन के पास जो स्पेशल तलवारबाजी की टेक्निक्स होती हैं वर्ल्ड में जो वो टेक्निक्स यूज करता था वो स्कॉलर स्वर्ड्समैनशिप वाली ही थी। तो इसी वजह से वो उसे कह रहा होता है कि तुम एक लकी इंसान हो। तो इसी के साथ उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तुम्हारा डूजुन उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर कराने वाला है। तब यहीं पर दिखाते हैं, यहीं पर बॉस का सीन दिखाते हैं कि वो 6 बजने का इंतजार कर रहा होता है। तो उसने घड़ी के ऊपर नजर रखी होती है। जैसी वहाँ पर 6 बजती है इसी के साथ ही जैसी 6 बजती है इसी के साथ ही चाइन भागती वहाँ से निकलती है। डूजुन भी उठकर चला जाता है, डूजुन भी उठकर बाहर चला जाता है, चाइन भी चली जाती है। वो दोनों एक साथ वहाँ जाते हैं। तो बॉस कहता है मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। क्या तुमने देखा? रोजाना पूरे 6 बजे यहाँ से निकल जाते हैं, दोनों एक साथ निकलते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ये लोग कुछ और कर रहे हैं? तो उसके उसे कहता है बॉस ये दोनों ट्रेनिंग रूम में जाते हैं, वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको कुछ गलत सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात कहना गलत नहीं होगी कि ये लड़की यानी चाइन ये हमारे डूजुन को पसंद करती है। तो ये बात सुनने के बाद बॉस से कहता है क्या तुमने भी नोटिस किया? तो उसको से कहता है हाँ बॉस मैंने नोटिस किया, लेकिन अगर यहाँ पर मैं नोटिस नहीं करता तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ होता। डूजुन ने इस बात को नोटिस किया या नहीं? नेक्स्ट दिन हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का दिखाया जाता है जहाँ पर चाइन अपनी तलवार के साथ तलवारबाजी कर रही होती है। वो वहाँ पर स्पेशल मूव्स को प्रैक्टिस कर रही होती है। इन स्पेशल मूव को जो स्कॉलरमैनशिप के हैं, स्कॉलर स्वर्ड्समैनशिप के हैं, और बहुत सारे मूव्स को प्रैक्टिस करती है जैसे कि उसने अपनी किताब के ऊपर बनाए हुए थे, बिल्कुल वैसे ही। तक वहाँ पर स्पेशल मूव्स को ट्राई करने के बाद वहाँ पर अपने हाथों की तरफ देखते क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर माना की पावर जा रही है। वो माना की पावर को एब्जॉर्ब करना सीख रही होती है और कहती है मुझे महसूस हो रहा है जैसे मेरी बॉडी के अंदर माना जा रहा है और मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इसके साथ ही वो अपनी विंडो को ओपन करती है और अपने स्टैट्स को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास माना की पावर इस वक्त लेवल 10 तक पहुंच चुकी है। इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो गया, मेरे पास लेवल 10 तक माना की पावर कहाँ से आ गई? उसने स्कॉलर स्वर्ड्समैनशिप के तीसरे लेवल को भी हासिल कर लिया जो कि वो हासिल करना चाहती थी ताकि वो फिजिकली माना को बाहर से इंजेक्ट कर सके। डूजुन उसे कहता है कि तुमने वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया, सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता और तुमने 1 हफ्ते में बहुत ही अच्छे से इंप्रूव कर लिया। अब बारी है तुम्हारे टेस्ट की क्योंकि कल तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। उसे कहती है मैनेजर मैं वाकई में बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मुझे तुम मिले हो। तुम्हारा मैनेजर उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो, बस तुम्हें इसी तरह मेहनत करती रहनी है क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला है। तो उसके बाद हम लोग हायर लेवल के डंजन में जाएंगे। टाइन इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है हाँ क्यों नहीं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होने के बाद हम लोग जरूर जाएंगे। फिर साथ ही वहीं पर रुक जाती है बात करते करते और उसे कहती है चाइन उसे कहती है कि मैनेजर मुझे लगा था कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहे हो, ये बात अब वाकई में सच हो गई है। तुम्हारे पास इतनी पावरफुल टेक्निक कैसे आ गई और तुमने मुझे ये कैसे सिखा दी? क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहे हो इसी वजह से ये हो सकता है। डूजुन वहाँ पर एक लंबी सांस लेता है, पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि कल तुम्हें हंटर ब्यूरो के सामने मिलूंगा, मैं पहले घर जा रहा हूँ क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। तो नेक्स्ट सीन में हंटर्स ब्यूरो का दिखाया जाता है। हंटर्स ब्यूरो जहाँ पर इनकी वैल्यूएशन होने वाली है तो ये सभी वहाँ पर आए होते हैं। हमारा डूजुन भी चाइन के साथ वहाँ पर पहुंचता है, वहाँ पर पहले से बहुत सारे हंटर्स मौजूद होते हैं। ये सारे के सारे यहाँ पर अपनी हंटर्स वैल्यूएशन के लिए आए होते हैं। डूजुन से कहता है क्या तुम यहाँ पर पहली बार आए हो? तो वो कहती है नहीं पहली बार तो नहीं आई, जब हमने एकेडमी को पास किया था उस वक्त भी हम लोग एक बार यहाँ पर आए थे अपनी हंटर्स रैंकिंग लेने के लिए। तो उनसे कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर काफी सारा अच्छा रैंक मिलने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है। जबकि साइड के ऊपर उन्हें वहाँ पर कोई पावरफुल हीरो दिखाई देता है जो कि एस रैंक का हीरो होता है। का नाम कैंग मिनजुक होता है, दूसरे का नाम मिंजी होता है। ये दोनों ही एस रैंक के हंटर्स होते हैं। ये दोनों यहाँ पर अपने इकारिस गिल्ड के लिए किसी को रिक्रूट करने के लिए आए होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर बहुत सारे टैलेंट्स आने वाले हैं। तो इन टैलेंट्स में से वो किसी को यहाँ पर रिक्रूट करने के लिए आए होते हैं। उनके लिए रास्ता क्लियर किया जाता है और वो दोनों चलते हुए आगे की तरफ बढ़े होते हैं क्योंकि वो दोनों एस रैंक के हंटर्स हैं। तो इसी वजह से बाकी के सभी लोग उनसे बहुत ज्यादा डरते भी और उन्हें रिस्पेक्ट भी देते हैं। डूजुन उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है क्या ये दोनों फेमस हैं? तो चाइन कहती है क्या तुम्हें इन दोनों के बारे में नहीं पता? ये दोनों ब्रदर्स जो हैं ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है, दोनों क्योंकि एस रैंक के हंटर्स हैं और इस गिल्ड के जो टॉप 10 है उनमें से एक 7th रैंक के ऊपर और एक 10th रैंक के ऊपर है।
है। हमारा डूजन अपनी स्पेशल आंखों को यूज करते हुए उन दोनों की पावर लेवल्स को वहाँ पर आंकता है और उन दोनों को आंकने के बाद कहता है जी दोनों उतने भी खास नहीं है, मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर रोजाना मेहनत करोगी 1 साल तक तुम इन दोनों से भी आगे निकल जाओगी। वो ये वाली बात करता है तो वहाँ पर पीछे जो लोग खड़े होते हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं इस बंदे को क्या लगता है कि ये एक एस रैंक से इस लड़की को आगे बढ़ा सकता है, एस रैंक से आगे कौन जा सकता है क्योंकि एस रैंक के हंटर से तो लिमिट होती है। जबकि चाइन वहाँ पर उसे कहते हैं कि मैनेजर प्लीज सभी लोगों के सामने इस तरह की शर्मिंदा करने वाली बातें तो ना करो, हम लोग एस रैंक से आगे नहीं जा सकते। दोनों एस रैंक के हंटर्स अंदर जाते हैं, जैसे तो थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो वहाँ पर मिंजू कहता है कि मिंजी हमें इस जगह के ऊपर क्यों भेजा गया है, ये एक बहुत ही गंदी और घटिया जगह है, मुझे दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आना था। मिंजी से कहता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को ठीक करो, यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कैमरे में तुम्हारा चेहरा आ जाए क्योंकि हम लोग फेमस स्टार्स हैं। साथ ही मिंजी से कहता है क्या तुमने देखा यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, यहाँ इस बार बहुत सारे जीनियस हंटर्स यहाँ पर आने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार हमें यहाँ पर वो बंदा मिल जाएगा जिसके लिए हम लोग आए हैं। तो मिंजी से कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने सालों से यही बात कह रहे हो, हर साल हम लोग यहाँ पर आते हैं ताकि किसी जीनियस को रिक्रूट कर सके, लेकिन हमें कोई भी जीनियस नहीं मिल रहा। इसी के साथ ही मिंजी भागता हुआ सामने चला जाता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से वहाँ पर चलकर बैठ जाते हैं, इवैल्यूएशन रूम के बाहर चल के बैठते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें वहाँ पर बाद में जगह ही ना मिले। मैं नहीं चाहता कि किसी जीनियस को कोई दूसरे गिल्ड का बंदा ले जाए। जैसे वो दोनों वहाँ से अंदर की तरफ चले जाते हैं उनके पीछे वहाँ पर हान जून को भी दिखाते हैं। हान जून उनकी बातें सुनने के बाद कहता है लगता है कि ये लोग यहाँ पर मुझे ही ढूंढ रहे हैं क्योंकि इस बार तो इकारिस ग्रुप में मैं ही सिलेक्ट होने वाला हूँ। तब के उसके साथ ही उसे कहते हैं कि हान जून तुम्हें क्या हो गया, तुम ये किस बारे में सोच रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर इनके गिल्ड को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन क्या तुम अपने साथ एक्स्ट्रा डायपर्स लेकर आए हो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर डर के मारे तुम्हारी सूसू निकल जाए। जबकि वो भी काफी गुस्सा हो जाता है। हान जून उनसे कहता है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और देखना मैं इकारिस गिल्ड को ज्वाइन करके रहूंगा और इस टेस्ट को पास करूंगा और उसके बाद इकारिस ग्रुप में चला जाऊंगा। इसके साथ ही अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है और उन सभी हंटर्स से कहता है कि हंटर्स प्लीज एक लाइन बनाओ और सभी लोग यहाँ पर लाइन के साथ अंदर की तरफ आना स्टार्ट करो क्योंकि तुम्हारा वैल्यूएशन टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। अब हमारा वैल्यूएशन टेस्ट स्टार्ट हो चुका है तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारी चाइन यहाँ पर अब कौन सा रैंक हासिल करने वाली है और उसकी रैंकिंग कहाँ पर जाने वाली है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, म्यूरियम डीमन के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टेस्ट इवैल्यूएशन स्टार्ट हो चुकी है हंटर्स के लिए, जहां पर उन्हें नई रैंकिंग्स दी जाने वाली हैं। उनके स्ट्रेंथ्स को देखने के बाद हमारी चाइन भी वहां पर अपनी इवैल्यूएशन के लिए गई होती है और वहां पर और भी काफी सारे हंटर्स आए होते हैं जो कि अपनी इवैल्यूएशन के लिए आए हैं। और वहीं पर हंटर इवैल्यूएशन टीम की तरफ से एक बंदा बाहर निकलता है और उनसे कहता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ, प्लीज एक एक करके अंदर एंटर होना स्टार्ट हो क्योंकि हम लोग यहाँ पर तुम लोगों की इवैल्यूएशन को स्टार्ट करने वाले हैं। डू जुन चाइन से कहता है कि लो तुम्हारी इवैल्यूएशन स्टार्ट होने वाली है, चलो जल्दी से तुम भी वहाँ पर चली जाओ। तो वो से कहती है हाँ ठीक है। जबकि हान जून भी यहीं पे होता है, वो कहता है हाँ मुझे तो मेरा वक्त है इकारिस ग्रुप को ज्वाइन करने का। तो सभी हंटर्स एक एक करके अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उन सभी लोगों के रैंक को देखा जाएगा। तो वो सभी लोग जाकर एक स्पेशल डिवाइस के अंदर अपना हाथ डालते हैं जिससे उनके स्टैट्स को देखा जाएगा और उनको रैंक दिया जाएगा। यहाँ पर जो बंदा पहले अपना हाथ डालता है उसका रैंक जो होता है वो सी आता है। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बाकी के सभी लोग भी से कह रहे होते हैं ब्रदर हमें पता था कि तुम कर लोगे। तो जैसे उस हंटर को वहाँ पर सी रैंक मिलता है, इसी के साथ ही वहाँ पर उसके आसपास जो बिजनेसमैन खड़े होते हैं, जो दूसरे गिल्ड्स के लोग होते हैं, वो लोग अपने अपने कार्ड्स लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो। कोई उसे कुछ बेनिफिट्स दे रहा होता है, कोई उसे कुछ बेनिफिट्स का कह रहा होता है कि ये सभी लोग यहाँ पर इसलिए आए होते हैं ताकि यहाँ पर नए टैलेंटेड हंटर्स को अपने ग्रुप में ज्वाइन करवा सके। जबकि हमारी चाइन भी इन सभी लोगों के रश के बीच से वहां पर से बाहर निकलकर हमारे डूजुन के पास आ जाती है। डूजुन उसे कहता है क्या बना, क्या तुमने अपनी हंटर वैल्यूएशन टेस्ट को दे दिया? वो कहती है हाँ मैंने अपना टेस्ट करवा लिया, मेरी वैल्यूएशन कंप्लीट हो चुकी है। तो चाइन इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है। वो कहती है मैं डी रैंक पर पहुंच चुकी हूँ, पहले वो एफ रैंक थी लेकिन अब डायरेक्टली वो 2 रैंक नीचे हुई है। तो चाइन डूजुन को बता रही होती है कि उसके पास कौन कौन से स्टैट्स हैं और उसमें वो 10 माना की पावर भी बताती है और उसे कहती है कि मेरी माना की पावर तो बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है, मेरे पास इस वक्त 10 माना के पॉइंट्स हैं। डूजुन उसे कहता है कि फिर तो तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो डी रैंक के ऊपर प्रमोट होने के लिए। अब मुझे बताओ कि अगला सेक्शन क्या है, हमें कहाँ पर जाना है? तो वो उसे कहती है अब अगला सेक्शन हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ और हमारी कॉम्बैट एबिलिटीज को देखा जाएगा। अब अगला टेस्ट वही वाला होने वाला है। तो ये दोनों जाकर उस टेस्ट वाले रूम के बाहर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर जाकर हमारा डूजुन सामने की तरफ देखता है और कहता है कि चलो जल्दी से अब रेडी हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है। तो वो कहती है मैनेजर क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर से सी रैंक हासिल कर पाऊंगी? क्योंकि अभी भी मैं डी के ऊपर प्रमोट हुई हूँ और अगर मैं यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर लेती हूँ तो मुझे सी रैंक मिल जाएगा। डूजुन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर सी रैंक के मॉन्स्टर्स को हंट कर सकती हो जिस वक्त तुम जिस स्टेट में हो, यानी कि तुम्हारे पास काफी सारी एबिलिटीज और तुम्हारे पास काफी सारी छुपी हुई पावर्स भी हैं। मैं सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती
है, लेकिन तुम इतने ज्यादा श्योर क्यों हो? तुम्हारा डूजुन उसे कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ, इसी वजह से मैं इतना ज्यादा श्योर हूँ। इसी के साथ ही अंदर से अनाउंसमेंट होती है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक सी लेवल की रिफ्ट को ओपन किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर सी लेवल की रिफ्ट का माहौल बनाया जाएगा जहाँ पर मॉन्स्टर्स भी सी लेवल के होंगे, सभी को उनको हराना होगा। डूजुन उसे कहता है कि चाइन चलो जल्दी से अंदर चली जाओ, जाकर अपनी तैयारी करो। वो उसे कहते हैं हाँ ठीक है मैं अंदर जा रही हूँ, और वो अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाकर खड़ी हो जाती है वो सोच रही होती है यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, क्या इन सभी लोगों के सामने मुझे यहाँ पर परफॉर्म करना होगा? सारे लोगों के सामने आज से पहले मैंने कभी भी हंटिंग नहीं की, क्या मैं मॉन्स्टर्स को मार पाऊंगी? वो भी वहीं पर खड़ी होती है। किसी के साथ ही हान जून वहाँ पर पहुंच जाता है, तो हान जून उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? ये तो सी रैंक के रिफ्ट के लिए है और यहाँ पर सी रैंकिंग के लिए है। तो चाइन भी उसे कहती है कि मैं भी यहाँ पर इसीलिए आई हूँ। तो इस बात से हान जून बहुत ज्यादा हैरान होता है, चिल्लाकर उसे कहता है कि लड़की तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम अभी कुछ ही दिन पहले तक एफ रैंक पर थी, तुम्हें यहाँ पर डी रैंक मिला और तुम सी रैंक के मॉन्स्टर्स को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर पहुंच आई हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम यहाँ पर मरने के लिए चली आई हो? जबकि चाइन बेचारी एक छोटे से बच्चे की तरह आगे से सॉरी बोलते जा रही होती है। तो हान जून उसे कहता है कि मुझे तो इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसी एक एफ रैंक की हंटर यहाँ पर चैलेंज करने के लिए है वो सी रैंक के मॉन्स्टर्स को। ऐसे वो यहाँ पर ये वाली बात करता है तो बाकी के सभी हंटर्स भी उसी तरफ ही देखते हैं और कहते हैं जरा देखो तुझे यहाँ पर क्या बात हो रही है, क्या वाकई में ये लड़की एक एफ रैंक की हंटर है? रैंक की हंटर सी रैंक के मॉन्स्टर्स को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर इस रूम में मौजूद है। वे लोग अब उसकी बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि आजकल के बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आती, आजकल के बच्चों को तेजी के साथ आगे बढ़ना है, आजकल के बच्चों को तमीज ही नहीं है, आजकल के बच्चे पागल हैं। हमारी चाइन बेचारी को और भी ज्यादा डिमोटिवेशन हो रही होती है क्योंकि वो सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो हान जून से कहता है कि अब तुम यहाँ पर इतनी खामोश क्यों खड़ी हो? चलो बताओ ना कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि तुम ये कर पाओगी? ठीक है, साथ ही हान जून को वहाँ पर एक झटका लगता है, फिर साथ ही वो आसपास देखता है और उसे कहता है कहीं वो मॉन्स्टर तुम्हारे साथ तो नहीं है? कहाँ है वो, कहाँ है वो? तो वो हमारे डूजुन की बात कर रहा था क्योंकि लास्ट टाइम हमारे डूजुन ने अपनी आंखों के साथ उसके ऊपर जब प्रेशर डाला था जिसकी वजह से बेचारे की सूसू निकल गई थी। तो हमारा डूजुन भी बाहर से खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। उसी वक्त मिनजुक उसके पास आता है। मिनजुक हमारे डूजुन के पास आने के बाद से कहता है क्या तुम सियोल सिटी हॉल रिफ्ट मैनेजमेंट टीम से हो? क्या तुम्हारा नाम डूजुन है और तुम कॉन्ट्रैक्टेड हंटर चाइन के मैनेजर हो? हमारा डूजुन उसे कहता है कि तुम्हें तो मेरे बारे में काफी कुछ पता है, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर स्पेशली मुझे से बात करने के लिए आए हो। तुम्हारा डूजुन उसे आगे से कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं देता क्योंकि वो एक एस रैंक का हंटर है, तो उसे देखकर रिएक्शन देना तो बनता था। तो वो भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि तुमने आगे से कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन हमारा डूजुन फिर भी उसे कोई रिएक्शन नहीं देता। तो वो कहता चलो छोड़ो इन बातों को, मैं सीधा पॉइंट के ऊपर आता हूँ। मिनजुक हमारे डूजुन से कहता है कि मैं यहाँ पर चाइन के लिए आया हूँ, मिस चाइन बहुत ज्यादा स्पेशल है और मैं चाहता हूँ कि हमारी इकारिस गिल्ड को ज्वाइन कर ले। मिनजुक ने चाइन के ऊपर पूरी नजर रखी होती है, वो चाइन को एनालाइज करने के बाद ही वहाँ तक पहुंचा होता है। वो कहता है कि जब हम लोग यहाँ पर हंटर वैल्यूएशन टेस्ट के लिए आते हैं पहली बार इन्हें बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए माना की पावर इंजेक्ट की जाती है। इसको लेवल 1 के ऊपर पहुंचने पर माना की पावर इसकी बॉडी में इंजेक्ट की गई थी। उस वक्त पता चला था कि इसकी बॉडी के अंदर माना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जब इसे एफ रैंक मिला था उस वक्त भी इसकी बॉडी के अंदर माना बिल्कुल भी नहीं था, इसी वजह से इसे एफ रैंक दिया गया था। जबकि ये यहाँ पर डी रैंक के ऊपर प्रमोट हुई है, इस वक्त इसकी बॉडी के अंदर 10 पॉइंट्स माना है। इस बात का मतलब यही हो सकता है कि इस लड़की के पास मॉन्स्टर स्ट्रेंथ है, यानी कि ये बिना किसी इंजेक्शन के बिना किसी माना इंजेक्शन के अपनी माना की पावर को इंक्रीज कर सकती है। इस तरह के टैलेंट्स हमेशा एस रैंक तक ही पहुंचते हैं। हमारे गवर्नमेंट ऑफिस के पास इसके लिए कोई भी ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि जिसकी मदद से तुम इसको एक महान हंटर बना सको। हम लोग अगर इकारिस ग्रुप में इस लड़की को वेलकम करते हैं तो हम लोग इसे विंग्स दे देंगे, इसे उड़ने के लिए पंख देंगे, यानी कि ये लड़की आसमानों पर उड़ेगी और एक एस रैंक की हंटर बनेगी। ये लड़की हमारे इकारिस गिल्ड को ज्वाइन कर लेती है तो इसे बहुत सारे अच्छे वेपन्स मिलेंगे, अच्छे इसको प्रोटेक्शन गियर्स मिलेंगे। प्रोटेक्शन गियर्स और अच्छे वेपन्स और रिसोर्सेज की मदद से ये बहुत ही जल्दी एस रैंक तक पहुंच सकती है। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्योंकि तुम्हारी रिफ्ट मैनेजमेंट टीम का गवर्नमेंट ऑफिस इसके लिए कार्य क्या सकता है? क्या तुम लोग बस इसे एनुअल सैलरी दे सकते हो और क्या दे सकते हो? डूजुन उसकी बातें सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है। मिनजू कभी भी यहाँ पर बातें कर रहा होता है, वो उसे कहता है जरा देखो तो सही तुम्हारी टीम ने यहाँ पर क्या किया है। तुम्हारी टीम यहाँ पर इस लड़की को एक एमेच्योर हंटर बना दिया है। ये लड़की जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ डी रैंक पर प्रमोट हुई है, ये सी रैंक के हंटर्स सी रैंक के मॉन्स्टर्स को चैलेंज करने के लिए इस वक्त चैलेंजिंग रूम में जा चुकी है। यही बात होती है लैक ऑफ एक्सपीरियंस की। तुम लोगों को खुद ही नहीं पता कि कौन से हंटर को कौन सी रिफ्ट में भेजना है, तो तुम लोग यहाँ पर इसको ऐसे ही जाया करवा दोगे, इसके टैलेंट्स को जाया करवा दोगे। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि हमारे इकारिस गिल्ड को ज्वाइन करे। इसी के साथ ही अंदर का सीन भी दिखाते हैं जहाँ पर सी रैंक की रिफ्ट उनके लिए ओपन की जाती है। वहाँ पर दरवाजे खुलते हैं, उन लोगों ने वहाँ पर सी रैंक के मॉन्स्टर्स को रखा होता है, उनके लिए दरवाजे खुलते हैं और मॉन्स्टर्स वहाँ से बाहर निकलते हैं। ये बड़े बड़े ऑर्क मॉन्स्टर्स होते हैं जिनके पास अपने बड़े बड़े डंडे होते हैं। हान जून जल्दी से अपना वेपन निकालता है और साथ ही वो चाइन से कहता है कि चाइन चलो जल्दी से तुम पीछे रहो, तुम आगे मत आना वरना तुम हमारे रास्ते में आ जाओगी। मैं यहाँ पर रास्ते में मॉन्स्टर्स को क्लियर करूंगा, अब जबकि तुम यहाँ पर आई गई हो। चाइन भी अपनी तलवार निकाल लेती है। तो यहाँ पर मैं फिर से बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिनजुक डूजुन से कहता है कि एक हंटर ही दूसरे हंटर को सिखा सकता है। हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हंटर्स हैं, एस लेवल के हंटर्स हैं जो कि इसको बहुत ही अच्छे से ट्रेन कर
सकते हैं। इसलिए ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट कंडीशन है कि तुम उस लड़की को हमारे हवाले कर दो, उस लड़की का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो और वो लड़की हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर ले। अगर तुम वाकई में इस लड़की के बारे में सोचती हो, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे तब तो। हमारा डूजन उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है, पहली बात तो यह कि वो लड़की कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे मैं ऐसे उठाकर तुम्हें दे दूं। उसके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना या ना करना ये उसकी अपनी मर्जी होगी, तो हम उससे जाकर बात कर सकते हो। अगर वो लड़की तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती है तो हम खुशीली उसे तुम्हारे पास भेज देंगे। एक बात यहाँ पर सी रैंक के मॉन्स्टर्स को चैलेंज करने की, तो क्या तुम मेरे साथ एक बैट करना चाहोगे? तुझे बात सुनने के बाद मिनजुक भी काफी ज्यादा हैरान होता है और दोनों यहाँ पर आपस में एक शर्त लगा लेते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 05 का एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में हमारी चाइन यहाँ पर सी रैंक के मॉन्स्टर्स को हराने के बाद अपने लिए सी रैंक हासिल कर पाएगी या नहीं। तो एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर टाइन और बाकी के सभी हंटर सी रैंक के मॉन्स्टर्स को चैलेंज कर रहे हैं। सी रैंक के मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो बड़े बड़े ऑक मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें दरवाजों के पीछे से निकाला जाता है और इस वक्त वो सभी लोग इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। जो चाइन से कहता है, मिस चाइन मेरी तरफ गौर से देखना मैं कैसे यहाँ पर एक बड़े से ऑक मॉन्स्टर को हंट करता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम तो सिर्फ एक एफ रैंक की हंटर हो। इसी के साथ एक बड़ा सा ऑक मॉन्स्टर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो हान जून कहता है ये मॉन्स्टर्स तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल लगते हैं, क्योंकि हान जून भी अब यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। उसे नहीं पता था कि मॉन्स्टर्स वाकई में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे। तो वो मॉन्स्टर अपना बड़ा सा डंडा लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो अपने बड़े से डंडे के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो हान जून भी जल्दी से अपने डंडे को सामने की तरफ करता है। डंडा नहीं, अपने बड़े से हथौड़े को सामने की तरफ करते हैं उसके अटैक को ब्लॉक करता है। लेकिन उसको ब्लॉक करने में उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। वो पीछे की तरफ नीचे की तरफ झुक रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर मॉन्स्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? क्या सी रैंक के सभी मॉन्स्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं? इससे पहले हान जून ने भी सी रैंक के मॉन्स्टर्स को चैलेंज नहीं किया और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। उसके गिरने के साथ ही वो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता और मॉन्स्टर उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे हान जून उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। उसी के साथ ही हान जून खुद ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा है। वो बेचारा यहाँ पर क्या मॉन्स्टर्स को मारेगा? बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके हाथ से उसका हैमर भी काफी दूर जाकर गिरता है और मॉन्स्टर जो होता है अपना बड़ा सा डंडा उठाकर उसके सिर के ऊपर खड़ा होता है ताकि वो अपने डंडे के साथ से मार सके। हान जून चिल्लाकर कहता है कि नहीं नहीं प्लीज मॉन्स्टर ऐसा मत करना। लेकिन इसी के साथ ही साइड के ऊपर से हमारे चाइन को दिखाते हैं। चाइन जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर से इस बड़े से ऑर्क मॉन्स्टर की कमर में किक मारती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर को तो कुछ नहीं होता लेकिन चाइन ही पीछे की तरफ गिरती है। लेकिन वो मॉन्स्टर जो होता है उसका ध्यान चाइन की तरफ चला जाता है। इसी वजह से वो हान जून को छोड़ देता है। हान जून उसकी तरफ देखता और कहता है कि मिस चाइन जी तुम क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ पर मुझे बचाने की कोशिश कर रही हो? चाइन उसे कहते हैं हाँ जल्दी से करो, जल्दी से पीछे हट जाओ, इस मॉन्स्टर को मैं खुद ही संभाल लूंगी, इस मॉन्स्टर को मैं मारूंगी। हान जून सोच रहा होता है कि ये लड़की यहाँ पर क्या सोच रही है? ये लड़की क्या अकेली एक मॉन्स्टर को मार पाएगी जिसको मैं नहीं मार पा रहा? तो बड़ा सा ऑर्क मॉन्स्टर जो होता है अपने हाथ को घुमाते हुए अपने डंडे के साथ चाइन के ऊपर अटैक करता है, जबकि चाइन जल्दी से जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड करती है और पीछे वाली साइड पर चली जाती है। तो मॉन्स्टर बार बार अपने डंडे को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जबकि चाइन बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड कर रही होती है और कहती है अब कि मैं इसके स्विंग्स को देख सकती हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं इसकी स्विंग्स के साथ अपनी तलवार के फ्लो को बना सकती हूँ। चाइन जहाँ पर उसके मूव्स की ट्रेजेक्टरी को मापने के बाद बड़ी स्पीड से घूमती हुई उसके पीछे वाली साइड पर चली जाती है और पीछे वाली साइड से जाकर अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर डबल स्लैश लगाती है, क्रॉस स्लैश वाली, और इसी के साथ ही मॉन्स्टर चिल्लाना शुरू कर देता है। मॉन्स्टर जो होता है पीछे की तरफ घूमता है, अपने डंडे के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो पीछे वाली साइड पर हान जून होती ही नहीं, सॉरी हान जून चाइन होती नहीं। तो चाइन जल्दी से जंप करते हुए ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली साइड से अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगी है। तो चाइन ऊपर जाने के बाद अपनी तलवार को नीचे की तरफ करती है और साथ ही अपने स्पेशल मूव स्कॉलर स्वर्ड्समैनशिप के फर्स्ट मूव को यूज करते हुए मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है। जैसे वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है मॉन्स्टर की बॉडी को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देती है। ये देखने के बाद बाहर जो लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, न सिर्फ बाहर वाले बल्कि अंदर वाले हंटर्स भी, वो सभी लोग जो देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं। हान जून और इसके साथ साथ हमारा डूजुन और साथ में मिनजुक, वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तो हमारा डूजुन कहता है तुमने क्या कहा था? ये लड़की हमारे पास रहकर क्या सीख पाएगी? क्या ये सी रैंक के मॉन्स्टर्स को चैलेंज कर रही है? ये इमेच्योर बना है, लेकिन ये इमेच्योर बना नहीं है बल्कि हमने इसे अच्छे से ट्रेन किया हुआ है। और यहीं पर मिनजुक हमें बताता है कि एक हंटर 3 तरीकों से अपनी माना की पावर को यूज कर पाता है। सबसे पहला तरीका होता है अपनी तलवार को माना के साथ कवर करना, हम लोग शिक कहते हैं, और दूसरा तरीका होता है अपनी गन या फिर बुलेट्स के ऊपर माना को लगाकर उसे फायर करना, इसे हम लोग चूल कहते हैं। और तीसरा तरीका होता है अपनी माना की पावर को फायर के या फिर वाटर की तरह यूज करना, उसकी पावर्स बनाकर उसे यूज करना। तलवार के ऊपर माना की पावर को यूज कर पाना यानी शिक को यूज करना इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इसका कंट्रोल बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आपने मुसलसल फाइट के दौरान अपनी तलवार को माना से कवर रखना होता है। इस लड़की ने ये बिल्कुल बेहतरीन और सही तरीके से किया है। इसने अपनी तलवार को माना के साथ कवर किया हुआ है। ये लड़की तो शिक की पावर को यूज करना सीख गई है। उसके बाद अंदर से आवाज आती है कि टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब सभी हंटर्स जो हैं ये टेस्टिंग ग्राउंड को छोड़कर बाहर जा सकते हैं। तो यहीं पर हान
हान जून को दिखाते हैं कि हान जून बेचारा जो होता है वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है क्योंकि उसने एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारा। ये सभी लोग बातें करते हुए जा रहे होते हैं, काश हम लोग यहाँ पर इस टेस्ट के लिए फिलहाल नहीं आते और अगले साल आते। हान जून सोच रहा होता है कि यहाँ पर हुआ क्या, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर साथ ही वो ऊपर रिजल्ट्स की तरफ देखता है जहाँ पर रिजल्ट्स लिखे होते हैं, तो रिजल्ट बोर्ड के ऊपर उसका रिजल्ट नाम जो होता है वो सबसे हैंड के ऊपर होता है, जबकि सबसे ऊपर चाइन का नाम होता है। चाइन ने यहाँ पर पूरे 8 मॉन्स्टर्स को मारा है। तुम्हारी चाइन दरवाजे से बाहर निकलती है और मैनेजर से कहती है मैनेजर मैंने कर दिया, मैनेजर मैंने कर दिया। डूजन से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी ट्रेनिंग का नतीजा है। तो चाइन अभी मैनेजर के साथ बात ही कर रही होती है कि उसी वक्त मिनजुको उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो वो इस बात से काफी हैरान होती है। मिनजुको से कहता है कि तुम्हारी फाइट बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल थी, मैंने बाहर से तुम्हारी सारी की सारी फाइट को एनालाइज किया है। तो उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुम्हारे जैसे एस रैंक के हंटर्स के सामने ये फाइट तो कुछ भी नहीं थी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे एस रैंक के हंटर्स को मेरी फाइट को देखना भी चाहिए था। मिनजुको से कहता है कि तुमने अपनी शिक की पावर को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल किया, क्या तुम्हारे पास कोई इंस्ट्रक्टर है जो तुम्हें अच्छे से सिखाता है। चाइन जैसे उसे डूजुन का नाम बताने लगती है, तुम्हारा डूजुन बीच में बोल पड़ता है और उसे कहता है कि मिस चाइन अकेले ही कल्टीवेट करती है, सॉरी अकेले प्रैक्टिस करती है। मिनजुको भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में ये बात सच है। तो चाइन बार बार मैनेजर की तरफ देख रही होती है, क्या ये वाकई में सच है। साथ ही वो हंसना शुरू कर देती है और कहती है हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैं अकेले प्रैक्टिस करती हूँ, ये सब कुछ मैंने अकेले हासिल किया है। मिनजुको से कहता है कि मिस चाइन भी उसे कहती है हाँ बताओ क्या हुआ, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तो मिनजुको से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे डायरेक्टली बात करूंगा, क्या तुम हमारे कारिस गिल्ड को ज्वाइन करोगी। तो साथ ही वो उसे बेनिफिट्स बताता है कि अगर तुम हमारे कारिस गिल्ड को ज्वाइन करती हो तुम्हें क्या मिलेगा। वो उसे कहता है अगर तुम हमारे कारिस गिल्ड को ज्वाइन करती हो तो उसके बाद हम तुम्हें हर तरह से पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, तुम्हें पूरे रिसोर्सेज मिलेंगे, तुम्हें वेपन्स गियर मिलेंगे, तुम्हें बहुत सारे वेपन्स भी मिलेंगे, तुम्हें प्रोटेक्शन कवच मिलेगा, साथ ही तुम्हें हर महीने सैलरी मिलेगी और साथ ही जितनी डंजन को तुम क्लियर करोगे उसका तुम्हें परसेंटेज भी मिलेगा। चाइन उसे कहती है कि मिस्टर मिनजुको आपका बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ पर मुझे इतनी अच्छी ऑफर देने के लिए, लेकिन प्लीज मुझे माफ करना, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकती, आपके गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकती। इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होती है। तो उसके बाद वो डूजुन से कहती है मैनेजर आप इस बारे में क्या सोचते हो। हमारा डूजुन उसे कहता है हाँ मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं। मिनजुको से कहता है प्लीज प्लीज एक बार सोचो तो सही, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कारिस गिल्ड इस वक्त हमारे कंट्री का सबसे बड़ा गिल्ड है, कम से कम हम लोग टॉप 10 में तो आते ही हैं। तो क्या तुम हमारे गिल्ड को वाकई में ज्वाइन नहीं करना चाहती। हमारे पास बहुत सारे एस रैंक के हंटर्स हैं जो तुम्हें अच्छे से सिखा सकते हैं, पर तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। चाइन से कहती है ऐसी बात नहीं है कि मुझे रिसोर्सेज की जरूरत है, ऐसी बात है कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हूँ, इसी वजह से मैं रिफ्ट मैनेजमेंट टीम को ही ज्वाइन रखना चाहती हूँ। साथ ही वो उसे गुड बाय बोल देती है, जबकि हमारा डूजुन उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि प्लीज हमारे कांटेक्ट के बारे में मत भूलना, हम लोगों ने जो बेट लगाई थी उसके बारे में बहुत ही जल्दी मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। तो मिनजुको हमारे डूजुन की बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है हाँ ठीक है, हम लोगों ने जो शर्त लगाई थी उस शर्त को जरूर पूरा करेंगे। यहीं पर हमें बैकग्राउंड से दिखाते हैं कि इन दोनों ने शर्त क्या लगाई थी। तुम्हारा डूजुन उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ एक बेट लगाना चाहते हो, जहाँ पर हम लोग आपस में एक बेट लगाते हैं। तुमने कहा कि उसे सी रैंक वाले इस डंजन में नहीं होना चाहिए था, इस टेस्ट को देने के लिए नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि वो 5 से ज्यादा ऑर्क मॉन्स्टर को मार सकती है। अगर वो 5 मॉन्स्टर्स को नहीं मार पाती तो मैं इस शर्त को हार जाऊंगा और उसके बाद मैं उसके सामने तुम्हारी बहुत सारी तारीफें करूंगा ताकि वो तुम्हारी कारिस गिल्ड को ज्वाइन कर ले। और अगर यहाँ पर हार जाते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर हमें एक बहुत ही स्पेशल एक ग्रेड का वेपन प्रोटेक्शन गियर देना होगा। नेक्स्ट सीन में रिफ्ट मैनेजमेंट ऑफिस का दिखाया जाता है। चाइन अपना हंटर लाइसेंस लेकर उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें दिखाती है कि वो सी रैंक की हंटर बन चुकी है। तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, स्पेशली बॉस उसे कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई है, तुम आपसे सी रैंक पर पहुंच गई हो। युक्सू के हाथ में मोबाइल होता है, युक्सू उस मोबाइल के अंदर एक आर्टिकल पढ़ रहा होता है। वो उसे कहता है मिस चाइन क्या वाकई में ये करना जरूरी था, आपके ऊपर तो एक आर्टिकल भी लिखा गया है, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि तुमने कारिस गिल्ड को मना कर दिया, क्या तुम वाकई में कारिस गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहती। मेरे बारे में एस रैंक के हंटर जो कि कारिस गिल्ड का मिनजुको है, उसने यहाँ पर आर्टिकल में इंटरव्यू देते हुए कहा है कि तुम्हें रिक्रूट करने के बारे में उन्होंने सोचा था और तुमसे बात भी की थी, लेकिन तुमने उनके गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया। क्या ये बात वाकई में सच है कि तुमने उनके गिल्ड को ज्वाइन करने से मना कर दिया। कारिस गिल्ड इस वक्त हमारे कंट्री के बेस्ट गिल्ड्स में से एक है। उसे कहता है कि हमारा रिफ्ट मैनेजमेंट सेंटर भी बेस्ट गिल्ड्स में से एक बन सकता है। युक्सू कहता है कि मिस चाइन अगर मैं तुम्हारी जगह के ऊपर होता तो मैं यहाँ पर बिना सोचे समझे ही उनकी कारिस गिल्ड को ज्वाइन कर लेता अगर मुझे कोई ऑफर मिलती। जबकि बॉस कहता है तुम तो अपनी बकवास बांधी रखो, बार बार इस तरह की बातें करके इसको डिमोटिवेट मत करो, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इसको और ज्यादा रिसोर्सेज देने की। तो क्योंकि अब ये सी रैंक की हंटर बन चुकी है तो हम लोग इसकी सैलरी भी इंक्रीज करेंगे। चाइन डूजुन से कहती है मैनेजर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी काफी ज्यादा मदद करने वाले हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन रखने का फैसला किया है। तुम्हारा डूजुन से कहता हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर पूरी तरह से तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम्हें इस फैसले के ऊपर पछतावा ना हो कि तुमने कारिस गिल्ड को ज्वाइन करने की बजाय हमारी रिफ्ट मैनेजमेंट टीम को ही ज्वाइन रखा। वो उसे कहती है मुझे बस इतना ही चाहिए। और इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पर एपिसोड 6 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरियम डीमन के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था चाइन सी रैंक के हंटर बन चुके हैं, जिसकी वजह से उसके पब्लिक ऑफिस के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमारा डूजन बॉस से कहता है कि बॉस मैं चाइन को अपने साथ लेकर कोरिया जनरल स्टोर में जा रहा हूँ। तो वो लोग उसे कहते हैं तुम कोरिया जनरल स्टोर में क्यों जा रहे हो, क्योंकि हमारे पास जो मैनेजमेंट ऑफिस के रिसोर्सेज है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि हम लोग इसे कोरिया पब्लिक ऑफिस में लेकर जा सके, क्योंकि उस स्टोर के ऊपर जो चीजें मिलती है वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। वहाँ पर हर किस्म के वेपन्स मिल जाते हैं, वहाँ पर हर किस्म के कवच मिल जाते हैं, लेकिन उन सभी को खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। क्या तुम वाकई में से वहाँ पर लेकर जा रहे हो। और इसके साथ साथ युक्सु दोनों से कहते हैं डूजन हमारी बात को समझने की कोशिश करो, हम तुम्हें यहाँ पर इस तरह की बात तो नहीं कह रहे कि हम लोग बहुत ज्यादा गरीब है, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि इसने सी रैंक पर प्रमोटिंग की है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम लोग वहाँ से इसे कुछ लेकर दे सके, कि हमारे पास अभी इतना बजट नहीं है। अगर तुम यहाँ पर सर्दियों तक थोड़ा वेट करते हो तो हो सकता है कि हमारे पास नया बजट है, उसमें से हम इसे कोई चीज ले देंगे। डूजन उनसे कहता है कि तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग वहाँ से कुछ खरीदने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि हम लोग वहाँ से कुछ पिकअप करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मेरी डील पहले से हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में कोरिया मार्केट का दिखाया जाता है। तो ये लोग वहाँ पर उस हंटर्स ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर सारी आइटम्स रखी होती हैं और वो बहुत ही लेविश सी बिल्डिंग होती है। वहाँ पर जाने के बाद उनके पास बहुत सारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स देखने के बाद ये लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और हैरान भी हो रहे होते हैं। ये लोग वहाँ पर आर्मर वाले सेक्शन में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जो लड़की होती है वो उनसे कहती है वेलकम सर, आप बताएं कि आपको क्या चाहिए। तुम्हारे डूजन से कहता है लोग यहाँ पर रिफ्ट मैनेजमेंट टीम की तरफ से आए हैं, मिस्टर मिनजुक ने हमारे बारे में तुम्हें पहले से इन्फॉर्म किया होगा। तो वो लड़की कहती है हाँ सर, मिस्टर मिनजुक ने आपके बारे में पहले से इन्फॉर्म कर रखा है। कुछ यहाँ पर सारे ए रैंक के प्रोटेक्शन गियर बताऊंगी, आपको उनमें से कोई एक चूज करना है और आप जो भी चूज करेंगे वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर उसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वो दोनों वहाँ पर चलना स्टार्ट करते हैं। सामने गोल्डन कलर का आर्मर पड़ा होता है। तुम्हारा डूजन से कहता है इस बारे में क्या ख्याल है। लोग वहाँ पर सूट्स को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जाइन कहती है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसा सूट है जो मेरे लिए सूटेबल हो, ये सभी के सभी तो मर्दों के लिए हैं। तो वहीं पर उसकी नजर एक सूट के ऊपर पड़ती है। वो सूट जो होता है बिल्कुल एंटमैन की तरह का एक रेड कलर का सूट होता है और काफी ज्यादा कमाल का लग रहा होता है, मुझे भी कमाल का ही लग रहा है। कहती है ये तो एक सूट है जिसके ऊपर सिल्वर विंग्स भी है, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, ये तो कमाल का है। के साथ ही वो कहती है मैंने सुना है कि इसकी जो विंग्स है वो एक क्वीन एंड मॉन्स्टर से बनाए गए हैं और ये काफी ज्यादा कमाल के और जबरदस्त है। अर्जुन कहता है क्या तुम्हें ये सूट पसंद आया। तो वो कहती है हाँ मुझे ये पसंद तो है, लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगा है, चलो कुछ और देखते हैं। तो वहाँ पर पूरे 4 घंटे तक घूमने के बाद वहाँ पर और बहुत सारे आर्मर्स देखने के बाद एंड के ऊपर आकर सिर्फ और सिर्फ वही सूट पसंद आता है। तुम्हारा डूजन उसे कहता है तो फिर ले लेते हैं, कौन सा हम लोग इसके पैसे देने वाले हैं। तो साथ ही वो सोच रहा होता है कि अगर तुम्हें यही वाला सूट खरीदना था तो फिर 4 घंटे तक हम लोग यहाँ पर घूमते क्यों रहे। चाइन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत ही टॉप क्वालिटी का ब्रांड का सूट है, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे ये सूट दिला दिया। तुम्हारा डूजन जो है वहीं पर उसके साथ चलता हुआ जा रहा था। तो साइड के ऊपर ट्रॉली पड़ी होती है और उस ट्रॉली के अंदर बहुत सारी टूटी फूटी पुरानी तलवारें पड़ी होती हैं। के ऊपर लिखा होता है कि ये स्पेशल 50% डिस्काउंट है अगर आप लोग आज इनको खरीदे, क्योंकि उसके ऊपर सेल लगी होती है। डूजन उन तलवारों को देखता है और कहता है कि ये क्या है। वहाँ पर जो बंदा खड़ा होता है वो कहता है कि सर ये सारी का सारा ई रैंक का जंक है, यानी कि यहाँ पर वो सारी तलवारें हैं बेकार हो चुकी हैं और इन सभी को हम लोग यहाँ पर 50% डिस्काउंट के ऊपर बेच रहे हैं। अगर आप यहाँ पर इनको खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, मैं आपको बड़ा डिस्काउंट दूंगा। तो जितनी तलवारें पड़ी हैं वो सारी 1 मिलियन वॉन की हैं, आप उनमें से 1 मिलियन वॉन की जो तलवार लेना चाहें वो ले सकते हैं। डूजन से कहता है ये क्या तुमने कहा कि ये सारा कचरा है, फिर भी ये इतना ज्यादा महंगा क्यों है। टाइन उसे कहते हैं कि हंटर्स की जितनी भी आइटम्स होती हैं वो सारी की सारी महंगी होती हैं, चाहे वो ई रैंक की तलवारें क्यों ना, चाहे वो कचरे वाली तलवारें क्यों ना, वो भी इतनी महंगी होती हैं। डूजन कहता है नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। और जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ता है वहाँ पर उसे कुछ महसूस होता है, उसे उन तलवारों के ढेर के अंदर से कुछ महसूस होता है। वो जल्दी से भागता पीछे जाता है, जाकर उन तलवारों को साइड के ऊपर हटाता और उनके अंदर से एक तलवार का डंडा मिलता है, यानी तलवार का डंडा जिसे हिल्ड कहते हैं। पीछे वाला हिस्सा, आगे का हिस्सा को नहीं होता, पीछे वाला हिस्सा ही होता है। तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये यहाँ पर कैसे हो सकती है। हमारा डूजन ट्रांसमाइग्रेट करने के बाद जब म्यूरियम वर्ल्ड में गया था और वहाँ पर उसने जिस तलवार को यूज करते हुए बहुत सारे लोगों की जान ली थी और अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूरियम डीमन बनाया था, उसने यही तलवार को यूज किया था। इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो उस तलवार को अपने हाथ में उठाता है, उस तलवार को देखता है तो उसके ऊपर 50,000 वॉन लिखा होता है कि ये तलवार जो है 50,000 वॉन की है। यहाँ पर जो शॉपकीपर होता है वो उसे कहता है सर प्लीज माफ करना, ये तलवार यहाँ पर गलती से रख दी गई, ये तलवार नहीं है बल्कि तलवार का हिल्ड है, हमें इसे फेंकना था लेकिन हमने गलती से इसे यहाँ पर रख दिया है। मैं इसके ऊपर से प्राइस टैग भी उतारना भूल गया क्योंकि ये दूसरे कचरे में पड़ी हुई थी जहाँ की जिनकी कीमत 50,000 वॉन है। डूजन से कहता है क्या वाकई में तुम इसे 50,000 वॉन में बेचने वाले हो। तो वो शॉपकीपर उसे कहता है हाँ सर ये सिर्फ 50,000 वॉन की है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं। चाइन भी उसे कहती है क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो। तुम्हारा डूजन कहता है हाँ मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। हमारा डूजन जो होता है वो उसके लिए उसको खरीद लेता है, जबकि शॉपकीपर उसे कहता है सर आप इसको क्या करेंगे, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक हिल्ड है, यानी कि ये तलवार का पिछला हिस्सा है, इसके आगे का तलवार का हिस्सा तो है ही नहीं। तुम कहता है तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम अपने 50,000 वॉन लो। उसके बाद रात का सीन दिखाते हैं, हमारा डूजन एक पहाड़ी के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर
जाने के बाद माँ डूजुन जो होता है वो तलवार के हिल्ड को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है, अब देखो तो सही, इस दुनिया में मेरी तलवार की कीमत सिर्फ और सिर्फ 50,000 वॉन है। अगर इन लोगों को पता चल जाए कि ये एक एस रैंक से भी हायर लेवल का वेपन है तो फिर ये इस तलवार की इतनी कीमत लगाएं कि इनमें से कोई भी इसे खरीद ना पाए। इसके साथ ही डूजुन उस तलवार को एक्टिवेट करता है तो उसके अंदर से डार्क कलर का शैडो निकलता है और उस तलवार का अगला हिस्सा मुकम्मल हो जाता है। अंदर से बहुत ही जबरदस्त किस्म का प्रेशर भी निकल रहा होता है। जैसे ही वहाँ पर प्रेशर निकलता है तो आसपास की जगह जो होती है वो हिलना शुरू हो जाती है। डूजुन जल्दी से तलवार को वापस बैक करता है और उसी के साथ वो कहता है कि मैं भूल गया, जुनही ने मेरे लिए डिनर प्रिपेयर किया होगा, मुझे जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा। वो कहता है कि मैं सबवे स्टेशन से ट्रेन लेकर जाता हूँ तो फिर मैं लेट हो जाऊंगा, और वो जल्दी से वहीं से जंप करते हुए चला जाता है क्योंकि उसके पास स्पेशल एबिलिटीज भी हैं। डूजुन घर वापस आता है और कहता है कि जुनही प्लीज मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया। डूजुन घर पहुंचता है, टीवी उस वक्त ऑन होता है, टीवी के ऊपर वही न्यूज चल रही होती है क्योंकि डूजुन ने 7:20 पर अपनी तलवार को एक्टिवेट किया था जिसकी वजह से जबरदस्त एनर्जी निकली थी। तो वहाँ पर टीवी के ऊपर न्यूज चल रही होती है कि 7:20 पर बहुत ही हायर लेवल की डंजन की रिफ्ट ओपन हुई लेकिन फिर साथ ही क्लोज हो गई। हमारा डूजुन जो होता है वो न्यूज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता। वो कहता है कि जुनही कहाँ पर है, वो यहाँ पर है भी नहीं, उसने अब खाने की टेबल पर खाना लगा दिया हुआ है लेकिन खुद कहाँ पर है, टीवी भी ऑन छोड़ गई है। रूम के अंदर बैठी होती है, रूम के अंदर उसके हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं। ये पेपर्स उसकी एकेडमी की तरफ से आए होते हैं। एकेडमी की तरफ से उसे ट्यूशन फीस देने का कहा जा रहा होता है वरना वो एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर पाएगी, और इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान बैठी होती है और कहती है तो लगा था कि एकेडमी की फीस और ट्यूशन फीस इतनी ज्यादा नहीं होगी लेकिन ये तो बहुत ज्यादा फीस है, यहाँ पर तकरीबन 50 मिलियन मुझे देने होंगे। मुझे तो लगा था कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एकेडमी है, इसी वजह से यहाँ पर बहुत ही कम फीस देना पड़ेगी। ये इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव कैसे हो सकती है? अब मैं यहाँ पर इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर मैं यहाँ पर अपने अंकल से कहूंगी तब भी ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा क्योंकि अंकल ने मुझे रहने के लिए जगह दी, इतना ही काफी, अब मैं उनसे और ज्यादा पैसे नहीं मांग सकती। डूजुन अंदर आता है और उसे कहता है कि जुनही तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जुनही उसी वक्त अपने पेपर्स को समेटती है और कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर अपने पेपर्स को रीऑर्गेनाइज कर रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर रही। डूजुन उसे कहता है अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि डिनर रेडी है, चलो आओ चल के डिनर करते हैं। जुनही उसे कहती है कि मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी, तुम जाकर अकेले ही खाना खा सकते हो। डूजुन कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं जाकर पहले चेंज कर लेता हूँ, और वो अपने रूम की तरफ जा रहा था लेकिन साथ ही वो उसकी तरफ देख रहा होता है कि वो काफी ज्यादा नर्वस है। उसके सामने जो पेपर्स पड़े हुए हैं उन पेपर्स को देखकर डूजुन अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा कहता है कि जिसकी वजह से जुनही को उठकर जाना पड़ता है। वो उसे कहता है किचन में जाकर मेरे लिए कुछ बना दो, और वो उसके लिए कुछ बनाने के लिए चली जाती है। जबकि मैं डूजुन उसके जाने के बाद उसके रूम में वापस आता है और आकर उसके पेपर्स को उठाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसे फीस देना होगी एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए, और ट्यूशन फीस भी और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। डूजुन उसके पेपर्स को वापस रखता है, खाना पीना खाता है और अपने रूम में चला जाता है। रात के वक्त उसे नींद नहीं आ रही होती, वो सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ, अगर ट्यूशन फीस सिर्फ 5 मिलियन वॉन है तो 3 साल की ट्यूशन फीस कितनी बनेगी? तो वो ये अपना मोबाइल उठाता है और अपना मोबाइल उठाकर हिसाब लगाने के बाद कहता है ये तो बहुत ज्यादा बनता है। फिर साथ ही वो अपने मोबाइल में अपना अकाउंट देखता है तो उस बेचारे के पास सिर्फ और सिर्फ 8 लाख वॉन होते हैं। वो कहता है कितने में तो काम नहीं चलेगा, लगता है कि मुझे भी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने पड़ेंगे क्योंकि मिस चाइन डंजन के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी बॉडी के अंदर से कोर निकालती है और उसे बेचती है जिससे उसका खर्चा चलता है। तो मुझे भी यहाँ पर उससे पूछना चाहिए कि कौन सी कोर ज्यादा पैसों में बिकेगी। तो वो कॉल मिलाता है और चाइन से पूछने लगा है कि कोर्स कितने में बिकनी है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। और उसके बाद हमारा डूजुन जो है वो अकेला डंजन में जाएगा, मॉन्स्टर्स को हंट करके उनकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल्स लेकर आएगा ताकि वो जुनही की फीस पे कर सके। यानी कि हमारी अगली एपिसोड बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? म्यूरियम डीमन की एपिसोड 08 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे डूजुन को पता चलता है कि जुनही की जो एकेडमी की फीस है हंटर एकेडमी के लिए, उसके लिए उसे तकरीबन 5 मिलियन वॉन चाहिए होंगे और उसके पास तो इतने पैसे नहीं होते, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 8 लाख वॉन्स होते हैं। तो इसके लिए वो काफी ज्यादा परेशान होता है। तो उसे याद आता है कि मिस चाइन मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल्स को निकाल के उन क्रिस्टल्स को बेच दिया। तो क्यों ना उसी से पूछा जाए कि क्रिस्टल्स कितने में बिकते हैं। अगर क्रिस्टल्स को बेचा जा सकता है तो मैं भी डंजन में जाकर मॉन्स्टर्स को मारकर उनके क्रिस्टल्स को बेचकर पैसे हासिल कर सकता हूँ। वो आधी रात के वक्त मिस चाइन को कॉल करता है तो मिस चाइन जो होती है वो सो रही होती है। वो उठती है और उसकी कॉल को पिक करती है। तुम्हारा डूजुन से पूछता है मुझे ये बताओ कि तुम क्रिस्टल्स को इकट्ठा करती हो एक हायर ग्रेड का या फिर एक ए ग्रेड के मॉन्स्टर को मारकर उसकी बॉडी के अंदर से अगर हम लोग के क्रिस्टल को निकाल कर बेचते हैं तो वो कितने में बिकेगा? तो चाइन उसकी बात सुनने के बाद कहती है कि तुम यहाँ पर एक ए ग्रेड के मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से निकलने वाले क्रिस्टल को बेचने वाले हो तो ये डिपेंड करता है कि उस क्रिस्टल का साइज कितना बड़ा है। जितना ज्यादा उसका साइज बड़ा होगा उतनी ज्यादा उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक एवरेज ग्रेड का जो क्रिस्टल होता है जो ए ग्रेड के मॉन्स्टर से निकलता है वो तकरीबन 100 to 200 मिलियन के दरमियान बिक जाता है। तो ये वाली बात सुनने के बाद डूजुन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहता है क्या वाकई में ये 100 और 200 मिलियन के दरमियान में एक क्रिस्टल को बेचा जा सकता है? फिर साथ ही वो सोच रहा था कल सैटरडे है यानी कि वीकेंड है, अगर मैं चाहूँ तो छुप कर किसी डंजन में जाकर वहाँ पर डंजन को क्लियर कर सकता हूँ और मॉन्स्टर को मारकर उसकी बॉडी के अंदर से क्रिस्टल को निकाल कर फिर उसे बेच सकता हूँ। उससे जो पैसे मिलेंगे उससे जुनही की एकेडमी की फीस दे सकता हूँ। चाइन उसे कहती है कि मिस्टर मैनेजर मुझे लगता है कि तुम इस बारे में जो
सोच रहे हो वो होना पॉसिबल नहीं है। यानी कि तुम चाहते हो कि मैं ए रैंक के मॉन्स्टर्स को क्लियर करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी तो सी रैंक के ऊपर प्रमोट हुई हूँ। सी रैंक से ए रैंक के दरमियान में बहुत बड़ा गैप है। मां डूजन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बातें किए जा रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, अब तुम सो जाओ। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा वीकेंड अच्छा गुजरेगा। और साथ ही वो काल को कट कर देता है, जबकि चाइन भी वहीं पर सो जाती है। तो नेक्स्ट सीन में अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन हमारा डूजन जो होता है वो अपना सामान पैक करता है, हुडी पहनता है और साथ ही वो कहता है कि मैंने सब कुछ रख लिया है, जो चीजें मुझे चाहिए वो मैंने सबकी सब चीजें रख ली हैं। फिर साथ ही अपने पास से वो एक नकली कार्ड बनाता है। नकली कार्ड क्योंकि वो सियोल पब्लिक ऑफिस में काम करता है, तो उसके लिए नकली कार्ड बनाना पॉसिबल है। और उसके ऊपर किम ह्यून वू का नाम लिखा होता है, जो कि एक एफरेट का हंटर होता है। तो वो हंटर पास को अपने पास रखता है और कहता है चलो फिर ठीक है चलते हैं। और साथ ही एक नोट भी छोड़ जाता है जुनही के लिए कि मैं सुबह की मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूँ, वापस आने के बाद मेरा इंतजार मत करना, तकरीबन 2 से 3 घंटे में वापस आऊंगा, इतनी जल्दी में वापस नहीं आने वाला। और साथ ही वो सोच रहा होता है मेरे ख्याल में 3 घंटे काफी रहेंगे एक डंजन को क्लियर करने के लिए। तो नेक्स्ट सीन में गुरजांग माउंटेन का दिखाया जाता है। हमारा डूजन गुरजांग माउंटेन के ऊपर जो रिफ्ट ओपन हुआ है वहाँ पर जाता है। वहाँ पर पहले से लिखा होता है कि यहाँ पर कोई एंटर नहीं हो सकता, अनऑथोराइज्ड पर्सन और ना ही कोई दूसरे ऐसे लोग जो कि आम सिविलियंस हैं। हंटर्स के अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता। डूजन अपना चश्मा भी पहन लेता है ताकि कोई भी उसको पहचान ना सके। और साथ ही वो जल्दी से जंप करते हुए माउंटेन के ऊपर चला जाता है जहाँ पर रिफ्ट की एंट्रेंस होने वाली है। रिफ्ट के सामने जाता है, वहाँ पर एक मशीन लगी होती है। उस मशीन के ऊपर डंजन के बारे में डिटेल्स लिखी होती है और आपको वहाँ पर जाकर अपना कार्ड स्वाइप करना होता है, अपना हंटर कार्ड स्वाइप करना होता है। और उसी के बाद ही आप लोग वहाँ पर अंदर जा सकते हैं ताकि आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सके। डूजन के पास जो कार्ड होता है वो एक एफ रैंक के हंटर का होता है और जो डंजन होती है वो एक ए रैंक की डंजन होती है। इसी वजह से वो मशीन से वार्निंग देते हुए कहती है कि अगर तुम अंदर जाते हो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना होगी, क्योंकि हम लोग तुम्हें यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं। तो इस डंजन में जाओगे तो तुम मारे जाओगे, लेकिन अगर फिर भी तुम जाना चाहते हो तो फिर तुम दोबारा यहाँ पर अपने कार्ड को स्कैन करो, हम तुम्हें अंदर जाने की एंट्री दे देंगे। तुम्हारा डूजन वहाँ पर फिर से अपने कार्ड को स्कैन करवाता है और उसके बाद उसके लिए डंजन ओपन हो जाती है और वो रिफ्ट के जरिए से अंदर चला जाता है। डूजन चलता हुआ अंदर की तरफ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर काफी देर तक चलकर आगे की तरफ बढ़ा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं था। मुझे तो लगा था कि मुझे यहाँ पर क्विकली कोई मॉन्स्टर मिलेगा, उसको मारूंगा, उसकी बॉडी से क्रिस्टल निकालूंगा और निकल जाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा, एक क्रिस्टल से मेरा काम बन जाएगा। इसके साथ ही हमारे डूजन को वहाँ पर तीनों लोग दिखाई देते हैं। तीनों हंटर्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये लोग यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आए होते हैं। तो तीनों भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि यहाँ पर उनसे पहले इस डंजन के अंदर कोई मौजूद है। वो तीनों कहते हैं ये क्या, हमसे पहले यहाँ पर कोई और भी है। डूजन कहता है कि आपको लगता है कि मैं मुश्किल पड़ने वाला हूँ, क्योंकि ये लोग तो मुझसे यहाँ पर पूछेंगे कि मैं मास्क लगाकर यहाँ पर क्यों आया और ऊपर से मैं एफ रैंक का हंटर हूँ। तो उनमें जो लड़की होती है उसका नाम मीरा होता है। तो मीरा हमारे डूजन को देखने के बाद कहती है जरा देखो तो सही इस पागल आदमी को, इसने तो अपना गियर भी नहीं पहना हुआ। जबकि उसका साथी उसे कहता है मीरा प्लीज ऊंची आवाज में बात मत करो, वो सुन लेगा। इन तीनों में से जो इनका लीडर बना होता है वो कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर हमारे सामने एक ऐसा हंटर खड़ा है जिसने अपना गियर भी नहीं पहना हुआ, ना उसके पास कोई वेपन ना इसके पास कोई सूट है, और जो यहाँ पर डंजन में चलाया है। तो उससे कहता है कि मैंने सुना है कि कुछ फ्रीलांसर्स और कुछ ब्रॉडकास्टर्स जो होते हैं वो इसी तरह यहाँ पर चले आते हैं वीडियोस बनाने के लिए। मुझे लगता है कि ये भी उन्हीं में से कोई एक होगा। तो इसी के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ता है और उससे बात करने के लिए, जबकि उसका दोस्त से कहता है जरा उससे आराम से बात करना, मुझे लगता है कि वो एक सिविलियन है, इसी वजह से प्यार से बात करना। वो हंटर उसके सामने जाने के बाद अपने बारे में उसे बताता है और उसे कहता है कि मेरा नाम हान डोंगजुन है और मैं मैगी गिल्ड से हूँ, तुम कौन हो। डोंगजुन आगे से उसे कोई भी बात नहीं कहता, वो बिल्कुल खामोश होता है। तो इस बात से डोंगजुन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तो क्या तुम यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने के लिए यहाँ पर बात भी नहीं करना चाहते? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर खुद से सर्वाइव कर सकते हो? तुम एक ए रैंक की डंजन में हो और इस वक्त तुम्हारा रैंक एफ है। वहाँ डोंगजुन से कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। तो डोंगजुन से कहता है कि तुम्हें ये पता है तो उसका मतलब यह है कि तुम एक हंटर हो। तुम एक हंटर हो तो फिर तुम यहाँ पर क्या मरने के लिए आए हो? तुम बिना अपने गियर के, बिना अपने वेपन्स के एक रैंक की डंजन के अंदर इस तरह बिल्कुल भी नहीं आ सकते। क्या तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स के बारे में कुछ नहीं पता? वहाँ डोंगजुन से कहता है कि तुम्हारे कंसर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही मॉन्स्टर को मारूंगा और उसके बाद चला जाऊंगा, मुझे यहाँ पर ज्यादा कोई काम नहीं है। ये बात सुनने के बाद तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या बस इतना ही? तुम्हारा डोंगजुन कहता है हाँ बस इतना ही। तीनों चलाकर उसे कहते हैं बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो। और इसी के साथ डंजन वहाँ पर हिलना शुरू हो जाती है। वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हमारा डोंगजुन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। साथ ही उनके पास विंडोज ओपन होती है और उन्हें कहा जाता है कि ये डंजन जो है ये डिस्टॉर्टेड होना शुरू हो गई है। इसी विंडो में कहा जाता है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स हैं उन मॉन्स्टर्स वो सारे ऑर्क मॉन्स्टर्स हैं। ऑर्क मॉन्स्टर्स का जो लीडर है वो अपीयर हो चुका है। ऑर्क मॉन्स्टर की अपीयरेंस, बॉस मॉन्स्टर की अपीयरेंस की वजह से अब इस डंजन की जो एंट्रेंस है वो अब कंट्रोल में नहीं रही। ये डंजन क्लोज हो चुकी है, यानी कि अंदर से जितने भी लोग हैं वो सारे बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि बॉस को हराया नहीं जाता। अगर बॉस यहाँ पर मरता है तभी ये डंजन दोबारा ओपन होगी, या फिर यहाँ पर जितने लोग हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं तब ये डंजन ओपन हो जाएगी। इस वजह से वो तीनों ही हंटर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं तो बहुत ही बुरा हुआ। डोंगजुन उन लोगों से कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी से अपने वेब कैम्स को एक्टिवेट कर दो जो कि तुम्हारे पास है। वो लोग जल्दी से अपने वेब कैम्स को एक्टिवेट कर देते हैं। इसी के साथ में बाहर का सीन दिखाते हैं। हंटर ब्यूरो के डायरेक्टर मिस्टर जंग को दिखाते हैं जो कि अपने ऑफिस में बड़े आराम से बैठे होते हैं। उनके पास एक सेक्रेटरी आता है और उनसे कहता है कि सर मुझे बहुत ही बुरी खबर मिली है। एक खबर मिली है कि एक डंजन के अंदर ए रैंक की डंजन जो कि माउंटेन के
ऊपर है अंदर से क्लोज हो गई है, क्योंकि वहाँ पर बॉस मॉन्स्टर अपीयर हुआ है और पता चला है कि वहाँ पर 4 हंटर्स इस वक्त अंदर मौजूद हैं। ऐसे 3 ए रैंक के हंटर्स हैं जो कि मैगाई गिल्ड से हैं। एक अननोन एफ रैंक का हंटर है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो डायरेक्टर जून उसे कहते हैं क्या वाकई में एफ रैंक का हंटर वहाँ पर है, क्या उसका नाम पता है? तो वो उसे कहता है हाँ सर उसका नाम मुझे पता है, उसका नाम किम ह्यू वून है, जो उसने रजिस्ट्रेशन करवाई है उसके मुताबिक उसका यही नाम है। सेक्रेटरी उसे कहता है कि डायरेक्टर जंग, हालांकि हम लोग उनके कैमरा से ऑडियोज को नहीं सुन सकते, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर वीडियोस को देख सकते हैं, हम लोग विजुअल्स देख सकते हैं। उनके पास इमरजेंसी कैमरास है जिनको उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। डायरेक्टर जंग कहते हैं मुझे लगता है कि ये लोग कर लेंगे, क्योंकि वो तीनों ही टॉप क्वालिटी के ए रैंक के हंटर्स हैं मैगाई गिल्ड, और मैगाई गिल्ड कोई ऐसे आम वैसा गिल्ड नहीं है, क्योंकि उनके पास अब गियर्स भी हैं और गियर्स के साथ साथ वो अपने वेपन्स के साथ तैयारी के साथ गए हुए हैं। मुझे लगता है कि उन तीनों हंटर्स के लिए डंजन को क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। अब मुझे इस बॉस मॉन्स्टर के बारे में बताओ कि उस डंजन में जो बॉस मॉन्स्टर है वो कौन है? उसे कहता है कि सर वहाँ पर जो बॉस मॉन्स्टर है वो लीडर ऑफ ऑगर है, यानी कि वो ऑगर्स का लीडर है। ये बात सुनते ही डायरेक्टर जंग उसे कहते हैं तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। चलो फिर सिचुएशन रूम में चलते हैं, वहाँ पर चलकर डिसाइड करते हैं कि आखिर इन चारों हंटर्स के बारे में हमें न्यूज में क्या बताना है। एक्शन में अंदर का दिखाया जाता है, डंजन के अंदर का सीन दिखाते हैं कि डोंगजुन सबसे आगे आगे भाग रहा था और बाकी के तीनों भी उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो हमारे डूजुन को भी अपने साथ ही भगा रहे होते हैं। वो उनसे कह रहा था भागते रहो, हमें अपनी जान बचानी है, तुम्हें भागते रहना होगा। डोंगजुन यहाँ पर इन सभी लोगों को गाइड कर रहा था और साथ ही वो सभी को बता भी रहा था कि उन्हें क्या क्या करना है। वो मीरा से कहता है कि मीरा तुम यहाँ पर अपनी हॉक का स्किल को यूज करते रहना होगा, अपने आसपास के एरिया को देखती रहना, अगर कोई मॉन्स्टर हमारे करीब आए तो बता देना। साथ ही वो उनसे कह रहा था कि अपने बफ्स को भी यूज करते रहो। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये सभी लोग बॉस मॉन्स्टर का मुकाबला कैसे करेंगे, या फिर हमारा डूजुन अकेला ही इस बॉस मॉन्स्टर को मारने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? म्यूरियम डीमन के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो तीनों आगे आगे भाग रहे होते हैं, जबकि हमारा डूजुन उनके पीछे पीछे भाग रहा होता है। कहीं पर उनका जो लीडर होता है यानी डोंगजुन, वो बाकी के दोनों हंटर्स को बता रहा था कि उन्हें क्या करना है, और साथ ही वो सोच रहा था कि मीरा एक लॉन्ग रेंज अटैकर है और उसके पास एक स्पेशल स्किल है जिसे हॉकाई स्किल कहते हैं, जिसकी मदद से वो 1 किलोमीटर दूर से मॉन्स्टर्स को देख सकती है, उनको सेंस कर सकती है। बाद वो जंगजुन के बारे में बताता है और कहता है कि जंगजुन वो एक बहुत ही अच्छा हीलर है, मैं बहुत ही अच्छे हीलर्स को जानता हूँ, लेकिन उनमें से जंगजुन सबसे बेस्ट है। और उसके बाद मेरी बारी आती है, मैं यहाँ पर अटैकर हूँ, मैं इनमें से काफी ज्यादा बेस्ट अटैकर हूँ। इसी वजह से हम तीनों की टीम जो है वो सबसे बेस्ट है। हम तीनों इसलिए यहाँ पर टीम बनाकर मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आए थे और लगता है कि हम लोग यहाँ पर बॉस मॉन्स्टर को मारकर इस डंजन से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर वो इसी बारे में सोच रहा था कैसे वो इस ऑगर मॉन्स्टर को मारे। इसी के साथ हमारा डूजुन जो होता है वो बीच में बोल पड़ता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग डिफरेंट डायरेक्शन में भाग रहे हो, तो क्यों ना मैं यहाँ पर पहले चला जाऊँ, तुम लोग जिस तरफ जा रहे हो जहाँ पर चले जाओ। ये बात सुनने के बाद चलाकर उसे कहता है कि तुम कमीने बेवकूफ इंसान, अपनी बकवास बंद करो। ये बात तो यह है कि तुम बिना कवच के यहाँ पर आए और तुम्हारे पास कोई वेपन भी नहीं है, जब तुम यहाँ पर हमसे अलग होना चाहते हो, चुपचाप हमारे साथ रहो अगर जिंदा रहना चाहते हो। डूजुन उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है और कहता है कि ये क्या बकवास किया जा रहा है, क्या ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर इसके भरोसे अभी तक जिंदा हूँ। तो जंगजुन हमारे डूजुन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी बोल देता हूँ। वो बाहर से बहुत ज्यादा कड़वा है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा नरम दिल है, वो नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर मारे जाओ, इसी वजह से वो तुम्हें अलग नहीं होने दे रहा, वो तुम्हें बचाना चाहता है। वजह से तुम्हें इस बात को पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। मीरा भी उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, तो अगर लीडर एक ऐसा रैंक का मॉन्स्टर हुआ तो फिर तो हमारे सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, और मुझे लगता है कि वो एक ऐसा रैंक का मॉन्स्टर ही होने वाला है। डोंगजुन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इस तरह के assumptions करना बंद करो, अगर ए रैंक की डंजन है तो मुझे लगता है कि ए रैंक का ओगर बॉस ही होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पर उसको आसानी से हरा देंगे, बस यहाँ पर भागने के ऊपर फोकस करना है। फिर साथ ही वो वहीं पर छुप जाते हैं क्योंकि सामने उन्हें एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। वहाँ पर उनके सामने एक ओगर मॉन्स्टर होता है जो कि डार्क कलर का होता है। तुम कहता है कि यहाँ पर तो एक डार्क ओगर है, सबसे पहले इस ओगर मॉन्स्टर को मारते हैं और उसके बाद बाकी सभी से निपटेंगे। वो मीरा से कहता है कि मीरा आसपास चेक करो कहीं आसपास कोई और ओगर मॉन्स्टर्स तो नहीं है। तो मीरा अपनी हाका स्पेशल स्किल को यूज करते हुए हाकू की स्किल को यूज करते हुए सामने की तरफ स्कैन करती है, जैसी वहाँ पर स्कैन कर रही होती है। इसी के साथ ही दूसरी तरफ से डोंगू कहता है, डोंगू और मीरा तुम दोनों मुझे साइड के ऊपर से स्पॉट देना, जबकि मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक करूंगा और इसको सरप्राइज अटैक करके हम लोग मार डालेंगे। साथ ही वो मैं डूजुन से चिल्लाकर कहता है कि लड़के तुम यहीं पर रुकना और तुम्हें यहाँ पर कुछ भी अजीब करने की जरूरत नहीं और ना ही सामने आने की जरूरत है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर हमारे बीच में आए तो मैं तुम्हें खुद ही मार डालूंगा। डूजुन वहीं पर बैठ जाता है, जबकि इसी के साथ ही वो उनसे कहता है जंग हो मीरा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं मीरा उनसे कहती है जरा रुको, दोनों वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं मीरा अब क्या हुआ। तो वो उनसे कहती है यहाँ पर कुछ अजीब है, ये सभी के सभी ओगर मॉन्स्टर जो है एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ चलते हुए जा रहे हैं, यानी कि इन मॉन्स्टर्स का हमारे पर ध्यान ही नहीं है, ये सभी लोग सीधे आगे की तरफ चल के जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इनका ओगर बॉस उन सभी को एक ही जगह के ऊपर बुला रहा है। पर उनके ओगर बॉस को दिखाते हैं कि उनका जो ओगर बॉस होता है वो उन सभी को एक जगह के ऊपर सैंपल कर रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर फाइट की तैयारी की जा रही हो। तो हमारा डूजुन यहाँ पर सोच रहा था
है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ इतना ज्यादा आसान रहने वाला है। इनको लगा था कि ये डंजन को क्लियर कर सकते हैं, पर ये चांसेस बहुत ज्यादा कम है क्योंकि ओगर मॉन्स्टर के करीब इस वक्त 20 से ज्यादा ओगर मॉन्स्टर्स हैं, जबकि और ज्यादा ओगर मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। साथ ही वो सामने हंटर्स की तरफ देखता है तो जुंगू वहाँ पर पाता है तो मीरा से कहती है क्या तुम यहाँ पर बात रहे हो, तो वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका हूँ, इसी वजह से कोई एक आधा निकल गया होगा। कि हमारा डूजुन की बातें सुनने के बाद सोच रहा था इन तीनों के स्किल्स को देखकर लगता नहीं है कि ये लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएंगे, यानी कि ये मरने वाले हैं। लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। तो हमारा डूजुन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। जैसे ही उठकर सामने की तरफ जाने लगता है, इसी के साथ ही जांगू फिर से उठकर खड़ा होता है। जांगू ने डोंगजुन उठकर खड़ा हो जाता है, उसको कॉलर से पकड़ता है और उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि अब तुम कहाँ पर चल दिए, चलो जल्दी से वहाँ पर चुपचाप बैठे रहो, तुम एक कैफरंग के हंटर और तुम्हें यहाँ पर आना भी नहीं चाहिए था, यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था, बिना गियर के तुम यहाँ पर क्या कर पाओगे, चलो जल्दी से पीछे जाकर बैठ जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पर मुश्किलात मत बढ़ाओ वरना हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। डूजुन उसे कहने की कोशिश कर रहा था कि भाई मैं तुम सभी को बचा सकता हूँ, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि तुम एक बेवकूफ और तुम अपनी बकवास बंद करो और साइड के ऊपर जाकर बैठ जाओ अगर तुम मरना नहीं चाहते तो। डूजुन वहीं पर नीचे पीछे जाकर बैठ जाता है और कहता है चलो फिर ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करते रहो, मैं यहाँ पर बैठ कर पहले देखता हूँ, जब तक तुम लोग यहाँ पर बुरी तरह से मार नहीं खाते तब तक मैं भी तुम्हें नहीं बचाऊंगा। तो डोंगजुन वहाँ पर अपनी टीम को सब कुछ समझाने के बाद कहता है कि ये सभी लोग अपने ओगर लीडर की तरफ आगे बढ़े और वहाँ पर सैंपल हो रहे हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी करना होगा, हमें पहले एक एक करके सभी को मारना होगा और उसके बाद मीरा की स्नाइपिंग एबिलिटी को यूज करेंगे, उसकी स्निपिंग एबिलिटी को यूज करते हम लोग ओगर बॉस को भी मार डालेंगे और उसके बाद इस डंजन से वापस चले जाएंगे। इसी के साथ ही वो लोग रेडी हो जाते हैं, दोनों जल्दी से जंप करते हुए उसके पीछे चले जाते हैं, एक बड़े से ओगर मॉन्स्टर के पीछे चले जाते हैं, जबकि जो होता है अपनी तलवार लेकर उस ओगर मॉन्स्टर के सामने होता है। ओगर मॉन्स्टर भी उन लोगों को देख लेता है, तो उसी के साथ ही डोंगजुन अपनी बड़ी तलवार लेकर उस बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है। जैसे वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, अटैक काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है, लेकिन असल में वो इतना पावरफुल भी नहीं होता। इस बात से डोंगजुन खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस बड़े से ओगर मॉन्स्टर ने उसकी तलवार को सिर्फ अपने हाथ के साथ ही पकड़ लिया होता है। उसकी तलवार को अपने हाथ में पकड़ने के बाद वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए। इस बात से हमारा डोंगजुन काफी ज्यादा हैरान होता है। साथ ही उसके ऊपर पीछे से तीरों से अटैक होता है क्योंकि हॉकाई यानी कि हमारी जो मीरा होती है वो अपनी स्पेशल वेपन को यूज करते हैं, अपनी स्पेशल एबिलिटी के साथ उसके ऊपर अटैक करती है और उसके पास तीर कमान होती है। डोंगजुन भी वहीं पर बैठा होता है, डोंगजुन के पास वेपन होता है, उसका पिस्तौल होता है और उसके अंदर से भी वो एनर्जी अटैक कर सकता है, तो वो अपनी पिस्तौल के साथ उसके ऊपर गोलियां चलाता है। बड़े से ओगर मॉन्स्टर के ऊपर गोलियां चलाई जा रही होती है, लेकिन ओगर मॉन्स्टर को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। डोंगजुन से कहता है डोंगजुन चलो जल्दी करो, इस मॉन्स्टर को मार डालो। तो डोंगजुन कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे समझ आ गया, और इसी के साथ पीछे की तरफ घूमता है और अपनी बड़ी तलवार को लेकर आगे बढ़ता है और नीचे की तरफ बैठते हुए उसके पांव काट देता है, उस बड़े से ओगर मॉन्स्टर के पांव काट देता है, जिसकी वजह से ओगर मॉन्स्टर चिल्लाते वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ओगर मॉन्स्टर के वहीं पर नीचे गिरने के बाद डोंगजुन जो होता है वो जल्दी से जंप करते हुए उसके सर के पास जाता है और उसके गर्दन के अंदर जाकर अपनी तलवार को दंसा देता है और इस तरह इन लोगों ने एक डार्क ओगर को यहाँ पर मार दिया है। नेक्स्ट सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है, ये लोग एक एक करके यहाँ पर ओगर मॉन्स्टर्स को मारे होते हैं। ये सभी नॉर्मल ओगर मॉन्स्टर्स होते हैं, यानी बॉस मॉन्स्टर से अभी इनकी फाइट हुई नहीं, तो यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारे जा रहे होते हैं और एक एक करके यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है, लेकिन ये खुद भी बुरी तरह से थक चुके होते हैं क्योंकि इनका स्टेमिना काफी ज्यादा कम रह चुका है। कहती है लोगों ने यहाँ पर कितने ज्यादा ओगर मॉन्स्टर्स को मारा है, ये सभी ओगर मॉन्स्टर्स की स्किन बहुत ज्यादा टफ है, इनको मारना काफी ज्यादा मुश्किल है। लोगों ने अभी तक यहाँ पर 10 ओगर मॉन्स्टर्स को मारा है, ये 10 ओगर मॉन्स्टर्स को मारने के बाद काफी बुरी तरह से थक चुके हैं, जबकि 20 से भी ज्यादा ओगर मॉन्स्टर्स इस वक्त ओगर लीडर के पास मौजूद हैं। सभी के सभी अगर यहाँ पर आ जाते हैं और बॉस लीडर खुद यहाँ पर आ जाता है तो ये लोग नहीं बच पाएंगे। वहाँ पर सोच रहा था कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं बच सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का, या तो हम लोग यहाँ पर मारे जाएं, फिर हमें डायरेक्टली जाकर बॉस लीडर को मारना होगा। अगर हम लोग बॉस को मार देते हैं तब भी डंजन ओपन हो जाएगी। ये तीनों यहीं पर बैठे अभी सोच रहे होते हैं कि अब क्या करेंगे। इसी के साथ ही मेरा डोंगजुन से कहती है डोंगजुन जल्दी से पीछे देखो। डोंगजुन कहता है अब क्या हुआ। जैसे वो पीछे की तरफ घूमकर देखता है तो वहाँ पर ओगर्स की पूरी आर्मी खड़ी होती है और ओगर बॉस भी वहाँ पर पहुंच चुका होता है और बॉस अपनी आर्मी को लेकर वहाँ पर इनके सामने होता है और इसी के साथ इन लोगों का खेल तमाम होने वाला है। वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि अब यहाँ पर उनके बचने के चांसेस 0 रह चुके हैं। लेकिन डोंगजुन फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि मेरे दोस्तों लगता है कि वक्त आ चुका है, यहाँ पर मरने का वक्त आ चुका है। अगर हम लोग फाइट नहीं करेंगे तब भी मरेंगे, अगर फाइट करेंगे तब भी मरेंगे, लेकिन फाइट करके मरेंगे, जल्दी से आगे बढ़ो। डोंगजुन अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर एक एक करके सभी को मारते जाएंगे, एक एक करके मारेंगे और उसके बाद फिर साथ ही वहीं पर रुक जाता है और सोच रहा होता है कि यहाँ पर इससे आगे मैं अपने दोस्तों को क्या कहूँ। मुझे पता है कि हम लोग एक एक करके कितने मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं, जितने मारेंगे उसके बाद और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं और उसके बाद बॉस लीडर भी यहाँ पर है, यानी कि हमारे मरने के चांसेस यहाँ पर 99% है। इसके साथ ही एक ओगर मॉन्स्टर जो होता है जुंगजुन के ऊपर अटैक करता है। जुंगजुन उड़ता हुआ पीछे जाकर एक पेड़ के साथ टकराता है और जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। जुंगजुन उसकी तरफ देख रहा था और मॉन्स्टर जो होता है उसके सामने खड़ा होता है। बॉस लीडर जो होता है वहाँ पर उन सभी को ऑर्डर देता है कि इनको मार डालो। ओगर मॉन्स्टर उनमें से एक ओगर मॉन्स्टर आगे बढ़ता है उनको मारने के लिए। मीरा और डोंगजुन दोनों उस ओगर मॉन्स्टर के सामने खड़े होते हैं। मीरा कहती है मैं भी सोच रही थी कि आज सुबह का नाश्ता मुझे इतना ज्यादा अच्छा क्यों लग रहा था, क्योंकि वो मेरा आखिरी नाश्ता था। डोंगजुन अपनी तलवार लेकर उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है और
मीरा से कहता है कि मीरा जोंगजुन को और सैफ रंग वाले बंदे को अपने साथ लो, यहाँ से निकल जाओ, जबकि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर टाइम बाई करने की कोशिश करता हूँ, मैं इन लोगों को यहीं पर रोक कर रखूंगा। उसे कहती है लेकिन मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बची कि मैं यहाँ से भाग कर जा सकूं। डोंगजुन अपनी तलवार लेकर भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि मजाक बंद करो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर इनको रोक कर रखूंगा, चलो जल्दी करो, मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। और अपनी तलवार लेकर भागते हुए आगे चला जाता है और कहता है कि बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें यहाँ से बचकर जाना होगा। तलवार लेकर भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था ताकि जाकर उन मॉन्स्टर्स को मार सके। सभी की बात अच्छी तरह से पता होती है कि वो अकेले मॉन्स्टर्स के सामने कुछ भी नहीं है और वो मरने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा डूजुन फाइनली यहाँ पर अपनी तलवार को अनशीथ करेगा और इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे आप सब लोग म्यूरियम डीमन के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि डोंगजुन अपनी तलवार लेकर मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए अकेला आगे बढ़ जाता है, जबकि बाकी के दोनों से वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं इसको रोक कर रखता हूँ। उसे पता होता है कि वो यहाँ पर मरने वाला है। वो अपनी तलवार लेकर जैसी मॉन्स्टर्स के करीब पहुंचता है तो उसके सामने बहुत सारे उग्र मॉन्स्टर्स होते हैं। वो सभी अपने वेपन लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। वो लोग अपने अपने वेपन्स को उसकी तरफ सामने करते हैं कि वो यहाँ पर डोंगजुन को मार सके, लेकिन जैसे वो अपने वेपन्स को आगे करते हैं उन सभी के पास स्लैशेस लगती है और उन सभी के वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। के साथ उसके सामने जो 2-4 ओगर मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि उसके करीब उसके अटैक करने के लिए पहुंचे थे, वो सभी के सभी टुकड़े टुकड़े होकर वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मीरा और उसके साथ जोंगजुन वो दोनों भी इस बात से काफी हैरान होते हैं कि यहाँ पर अचानक से हुआ क्या। डूजुन आगे की तरफ बढ़ता है, डूजुन उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस बात से डोंगजुन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उसे कहता है कि यहाँ पर अभी भी हुआ क्या। डूजुन उसे कहता है कि यहाँ पर होना क्या था, तुम्हें यहाँ पर आगे आने की जरूरत नहीं है, तुम सभी लोग वहीं पर रुको। और साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उनके सामने प्रोटेक्शन बैरियर बना देता है। सब प्रोटेक्शन बैरियर जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। डोंगजुन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो एक प्रोटेक्शन बैरियर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। इस लड़के ने यहाँ पर प्रोटेक्शन बैरियर कैसे क्रिएट कर लिया। मैं आज तक किसी भी ऐसे इंसान को नहीं जानता जो कि इतने बड़े प्रोटेक्शन बैरियर को बना सके। प्रोटेक्शन बैरियर जो कि हम सभी को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ ताकि ओगर लीडर भी इसको नहीं तोड़ पाएगा। सामने की तरफ दिखाते हैं कि ओगर मॉन्स्टर जो होता है वो हमारे डूजुन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। वो अपने वेपन को उठाकर डूजुन को मारने लगता है, जबकि हमारा डूजुन वहीं पर से एक छोटी सी छड़ी उठाता है, एक छोटी सी लकड़ी उठाता है और उस लकड़ी को की तरफ फेंक देता है। वो सामने की तरफ थ्रो करता है। जैसे वो उस लकड़ी को सामने की तरफ थ्रो करता है तो वो लकड़ी जो होती है सामने ओगर मॉन्स्टर की पूरी बॉडी को ही उड़ा देती है, जैसे कि उस बॉडी के अंदर धमाका हुआ हो। देखने के बाद डोंगजुन और उसके साथी और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या उस मॉन्स्टर की बॉडी अपने आप फट गई। मीरा कहती है मुझे नहीं पता था कि ओगर मॉन्स्टर्स की बॉडी इस तरह फट भी सकती है। बाकी के ओगर मॉन्स्टर्स भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। बॉस लीडर उन लोगों से कहता है कि चलो जल्दी से आगे बढ़ो, सभी को मार डालो। कि दूसरी तरफ से हमारा डूजुन जो होता है अपने पास से अपनी हिल्ड को निकाल लेता है, यानी कि अपने डार्क स्वॉर्ड को निकालता है और डार्क स्वॉर्ड को निकालकर वो कहता है लगता है कि फाइनली यहाँ पर तलवार को दोबारा से इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है, और अपनी तलवार को ऊपर हवा में उड़ा देता है क्योंकि वो उसको शिक के मदद से कंट्रोल कर सकता है। ऊपर हवा में जाने के बाद हमारे डूजुन की तलवार जो होती है उसके अंदर से ब्लैक कोरा निकलता है और वो तलवार वहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। उस तलवार के कंप्लीट होने के साथ ही वहाँ पर उसके अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर निकलता है, इतना प्रेशर जैसा कि एक एस रैंक की डंजन के ओपन होने के ऊपर निकलता हो। इसके साथ में प्रोटेक्शन बैरियर के अंदर का सीन दिखाते हैं। डोंगजुन और उसके साथी जो होते हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो लोग अपने घुटनों के बल नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं कि ये इतना मैसिव प्रेशर कहाँ से निकल रहा है, अचानक से ये ट्रेमर्स कहाँ से महसूस हो रहे हैं। मीरा कहती है मुझे नहीं लगता कि ये कोई ट्रेमर है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ और हो रहा है। क्या उसकी तलवार के अंदर से इतना प्रेशर निकल रहा है। मेरा हेड जहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से दर्द कर रहा है। डोंगजुन बेचारा तो ग्राउंड के ऊपर ही गिर जाता है, वो ग्राउंड के ऊपर फटकता है। फिर साथ ही वो कहता है कि ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। डूजुन अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को कंप्लीट करने के बाद अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को हाथ के इशारे की मदद से कंट्रोल करते हुए सामने की तरफ भेजता है। वो तलवार सामने की तरफ उड़ती हुई जाती है, वहाँ पर उसके सामने जितने ओगर मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी की गर्दन के ऊपर फिर जाती है और एक एक करके सभी के वहाँ पर टुकड़े टुकड़े करती है। देखकर ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। डोंगजुन कहता है कि इसके पास तो फ्लाइंग स्वॉर्ड स्किल, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने आज तक किसी को भी फ्लाइंग स्वॉर्ड स्किल को यूज करते हुए नहीं देखा। उसके ऊपर वो तलवार ओगर बॉस की तरफ आगे बढ़ती है। ओगर बॉस अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे डूजुन की जो तलवार होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो उसके बॉडी के जिस भी हिस्से को छूती है वहाँ पर उसकी बॉडी कट जाती है। थोड़ी सेकंड्स में वहाँ पर बॉस ओगर भी होता है, वो भी चलाता है, वहीं पर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और हमारे डूजुन की तलवार का टुकड़ा जो होता है वापस उसके पास आ जाता है। डूजुन अपनी तलवार को वापस रख लेता है और सभी के सभी मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी वहाँ पर उसके सामने पड़ी होती है। लाशों का एक ढेर पड़ा होता है, साथ ही विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि तुमने यहाँ पर सक्सेसफुली ओकर मॉन्स्टर को हरा दिया है। डिस्टॉर्टेड रिफ्ट जो कि बंद हो गई थी अब दोबारा से ओपन हो चुकी है, तुम सभी लोग यहाँ से बाहर जा सकते हो। डूजुन कहता है तो फाइनली अब मैं वापस जा सकता हूँ, चलो शुक्र है कि मैं 3 घंटे के टाइम लिमिट में ये पूरा कर लिया। डूजुन आगे बढ़ जाता है, जाकर मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर से कोर्स को निकालने लगा है। तो इसी के साथ ही डोंगजुन उसके पास आता है और उससे कहता है कि लड़के ये तुमने कैसे किया। डूजुन उसे
कहता है बाहर जाने के बाद बाकी के सभी लोगों को यही बताना कि तुमने यहाँ पर ओगर बॉस को मारा है, मैंने नहीं, मेरे बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उसे कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। माँ डूजन से कहता है कि मैं यहाँ पर जो लेने के लिए आया था वो मुझे मिल चुका, और वैसे भी ये तुम्हारे गिल्ड के लिए बहुत अच्छी रेपुटेशन की बात है। तुम लोग बाहर जाकर ये बताओगे कि तुम लोगों ने यहाँ पर ओगर बॉस को हराया है, और ऊपर से तुम्हें यहाँ पर से क्रिस्टल से मिलने वाले हैं। बस अपना शेयर लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। डोंगजुन से कहता है लेकिन हम लोग ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। माँ डूजन कहता है जैसा मैंने तुमसे करने का कहा बिल्कुल वैसा ही करो। इसको ऐसे समझ सकते हो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारी जान बचाने के बदले में तुम लोग मेरे ऊपर एक एहसान करना, किसी को मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं इस बात से काफी ज्यादा खुश भी हूँ। इसी के साथ में डूजन उनके सामने से गायब हो जाता है। डूजन के चले जाने के बाद वो लोग कहते हैं वो लड़का तो यहाँ से चला गया, अब क्या, अब हम लोग क्या करें। डोंगजुन कहता है कि काश मैंने उस लड़के के पास उसका बिजनेस कार्ड ले लिया होता या फिर उसका नाम पूछ लिया होता कि वो कौन है, ताकि हम लोग बाहर जाकर उसे अपने गिल्ड में रिक्रूट कर सकते। उसे कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करता। तो जंगजुन उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा तुम्हें कभी जिंदगी में मिलेगा, क्योंकि तुमने उसे बहुत ज्यादा डांट दिया था, इसी वजह से वो दोबारा तुम्हें नहीं मिलने वाला। यहीं से नेक्स्ट सीन में हंटर्स ब्यूरो का दिखाया जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर जंग और बाकी के सभी लोग जो वीडियोस को लाइव देख रहे होते हैं वो लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। डायरेक्टर जंग कहते हैं ऐसा कैसे हो गया। अपने लोगों से कहते हैं चलो जल्दी से वीडियो को रिवाइंड करो, जहाँ पर ओगर मॉन्स्टर पहले अपीयर हुआ और उसके सामने जो लोग हैं वो सब कुछ मुझे दिखाओ। वो लोग वीडियो को दोबारा स्टार्ट से रिवाइंड करते हैं, जहाँ पर ओगर मॉन्स्टर उनके सामने अपीयर होता है। डोंगजुन अपने लोगों से कह रहा होता है कि चलो जल्दी से तुम सभी लोग रेडी हो जाओ, हमें यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करना होगा। लोग यहाँ पर पीछे की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं हट सकते। डायरेक्टर जंग वहाँ पर लोगों से कहता है कि वीडियो को स्टॉप करो। जैसे वो वीडियो को स्टॉप करने का कहते हैं तो वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि हमारा डूजन उनके सामने खड़ा होता है, और डूजन ने अपने हाथ में अपनी हिल्ड को पकड़ा होता है और हवा में उड़ रही होती है। डायरेक्टर जंग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कोई तलवार भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तलवार की हिल्ड है, यानी कि तलवार का बचा कुचा टुकड़ा है। ये यहाँ पर इस तलवार को कैसे यूज कर सकता है और ऊपर से तलवार हवा में कैसे उड़ रही है। वो अपने लोगों से कहते हैं कि तलवार को दोबारा से तलवार को नहीं, वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करो। तो डायरेक्टर जंग को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो समझ आ रही होती है। तो उनका मैनेजर उनसे कहता है कि सर हमारे पास बस इतनी फुटेजेस हैं, दूसरे कैमरा से जो मिली हुई फुटेजेस थी वो बस इतनी ही थी और इसमें इतनी रिकॉर्डिंग आ सकी है। मास्टर जंग उन लोगों से कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि उसने अपना नाम क्या बताया है। फिर कहता है कि उस लड़के जो एफ रैंक का हंटर था उसने अपना नाम किम ह्यू वॉन लिखवाया है। डायरेक्टर उसे कहते हैं कि उसकी बैकग्राउंड के बारे में बताओ। वो कहता है कि नहीं, उसकी बैकग्राउंड बिल्कुल फेक है, उसके बारे में कुछ भी नहीं है, जैसे कि आज उस कार्ड को यहाँ पर इशू किया गया, आज उस कार्ड को फेक बनाया गया। डायरेक्टर जंग उसे कहते हैं कि अब इस बात का क्या मतलब है। मैनेजर उनसे कहता है कि सर हमने सब कुछ चेक करवाया है, उसने जो सोशल सिक्योरिटी नंबर दिया और साथ में अपना होम एड्रेस दिया वो सब कुछ फेक था, यहाँ तक उसका नाम भी फेक है। और उसके अलावा उसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो भी फेक है, यानी कि उसकी डेट भी यहाँ पर ऐसी है जैसी कि डेट कभी हुआ ही नहीं करती। डायरेक्टर जंग उसे कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि हम लोगों के पास कोई आईनी शाहिदीन है क्या, हमारे पास कोई ऐसा विटनेस है जिसने उसे डंजन के अंदर से बाहर निकलते हुए देखा हो। वैसे भी हमने मिंजी और मिंजुक दोनों को वहाँ पर भेजा था, क्या उन लोगों ने वहाँ पर कुछ देखा या नहीं। डंजन उनसे कहता है नहीं, वो लोग वहाँ पर कुछ भी नहीं देख सके क्योंकि वो बंदे की स्पीड बहुत ज्यादा थी, डंजन से निकलते वो बड़ी तेजी से वहाँ से निकल गया। डायरेक्टर जंग कहते हैं जी तो बड़ी हैरान करने वाली बात है, और साथ ही वो सोच रहे होते हैं ये बंदा इतना तेज है तो इसका मतलब यह है कि इस बंदे का रैंक एस रैंक से भी ऊपर हो सकता है। हमारे पास इस वक्त करंटली हायर लेवल एस रैंक है, ऊपर से इस बंदे के पास एक स्पेशल स्किल है जिसकी मदद से उसने इतना बड़ा प्रोटेक्शन बैरियर बनाया था ताकि वो फाइटिंग के दौरान अपने दोस्तों को वहाँ पर उस बैरियर के अंदर प्रोटेक्ट कर सके। इनके दौरान एक बैरियर को बनाकर रख पाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, और ऊपर से अपनी तलवार को शिक के साथ कंट्रोल करना, सिर्फ और सिर्फ शिक की मदद से तलवार से मॉन्स्टर्स को मारना, ये भी हैरान करने वाली बात है। ना मैं कोरिया के बारे में जानता हूँ, हमारे इस कोरिया के अंदर कोई भी ऐसा हंटर नहीं है जो ये तीनों काम कर सकता हो। डायरेक्टर जंग मैनेजर से कहते हैं अगर ये बंदा वाकई में एस रैंक से ऊपर का हंटर है तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी आम जनता के सामने आने वाला है, तो फिलहाल के लिए तुम जैसा है वैसे चलने दो। फिलहाल के लिए इस लड़के के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए और उसके बाद हम लोग इंतजार करेंगे। एक्शन में डूजन का दिखाते हैं कि डूजन अपने घर आ चुका होता है। जुनही बाहर से अपने हाथ में बैग्स लेकर एंटर होती है। तुम्हारा डूजन उसे कहता है कि ये क्या तुम कहाँ पर थी। जुनही उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए साथ वाली सुपरमार्केट में गई हुई थी। साथ ही जुनही उसे कहती है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लंच में कुछ बना सकती हूँ। तुम्हारा डूजन उसे कहता है कि नहीं अब जरूरत नहीं है, उसे वैसे भी कुछ घंटों के बाद डिनर टाइम होने वाला है तो हम लोग डिनर ही खाएंगे। मां डूजन वहाँ से क्रिस्टल्स लेकर आ चुका है और अब उसे उन क्रिस्टल्स को बेचना और उसके बाद उसे जुनही की फीस पे करनी है। तो हम लोग यहाँ पर अपनी एपिसोड का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एक और डंजन में जाएंगे जहाँ पर एक और फिनोमिना होने वाला है, डंजन ब्रेक का फिनोमिना, और उसमें भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वहाँ पर कंडीशंस होंगी जिन कंडीशंस को क्लियर करना होगा। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।